हेलो हेलो हेलो। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना कल का जो डिस्कशन था उसी को हम आगे बढ़ा देंगे बच्चों। अगर आपको याद है कल हमने काफी कुछ डिस्कशन किया था। बेसिकली हमने कल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्यों क्रिएट की जाती है, इसका इतिहास क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किस प्रकार से भारत में जो रियल एस्टेट सेक्टर है उस जगह पे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट किस प्रकार से क्रांति लाने वाला है बच्चों। इन सारी चीजों के ऊपर हमने कल डिस्कशन किया था। इफ यू रिमेंबर, ये थोड़ा सा कल के डिस्कशन का जो मैंने आपको चार्ट वगैरह है ये बना के दिया था। एंड बिलीव मी, इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। बहुत मतलब मुझे लगता है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जो रेगुलेशंस हैं, आईसीएसआई ने बिल्कुल अपने को बोनस दे दिया है ये चैप्टर के थ्रू। बहुत इजी चैप्टर है। चलिए बच्चों, डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का। तो कल हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की। उदाहरण के तौर पे कल हमने बात कर ली थी कि भाई स्पॉन्सर कौन होता है। तो मैंने आपको बताया था कि स्पॉन्सर कौन होता है बच्चों। स्पॉन्सर मेनली रियल एस्टेट कंपनी वाला ही होता है, या मतलब जो बंदा रियल एस्टेट के बिजनेस में ऑलरेडी है मेनली वही होता है। या फिर रियल एस्टेट का फंड मैनेजर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेनली सूट किसको करता है, जो ऑलरेडी रियल एस्टेट में है। इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है बच्चों, ये तो स्पॉन्सर के द्वारा ही क्रिएट की गई सेपरेट लीगल एंटिटी है। फिर एक ट्रस्टी होता है। देन होल्डको होती है। होल्डको मतलब होल्डिंग कंपनी होती है बच्चों, जिसके थ्रू जिसमें REIT पैसा डालती है। फिर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है। स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या है? बेसिकली REIT होल्डको में पैसा डालती है और होल्डको एसपीवी में पैसा डालती है। ये बेसिकली स्ट्रक्चर्स है बच्चों, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में आपको पता होगा कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपको डेवलप करना है, कोई भी काम करना है, तो बच्चों उसके लिए कई बार आपकी जमीन नहीं होती। और वैसे भी REIT डायरेक्टली जमीन में इन्वेस्ट नहीं कर सकती बच्चों। तो इसके बारे में भी हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि जमीन, खाली जमीन में, वैकेंट लैंड में, एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज में REIT को अलाउ नहीं किया गया है। तो REIT जमीन को डेवलप कर सकती है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर मैंने आपको कल 80-20 का कंसेप्ट बताया था कि 80% जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जो एसेट्स हैं वो रेवेन्यू जनरेटिंग या रेंट जनरेटिंग प्रॉपर्टी में ही होंगे। रिमेनिंग 20% आप इनडायरेक्टली रियल एस्टेट में भी क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर यहां पे एक TDR का कंसेप्ट भी है, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। कैन समवन गिव मी एन आइडिया कि ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स क्या होते हैं बच्चों, एग्जीक्यूटिव के डिस्कशन के आधार पे क्या है? TDR इश्यू करती है, तो मुंबई में देख लूंगा बिल्डर को, तो एग्जैक्टली तो आपको फ्लोर राइट्स मिल जाता है TDRs के थ्रू। इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद है, हमने इसमें पढ़ा था, FDI में पढ़ा था कि TDR में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। यस, लेकिन REIT बच्चों TDR में इन्वेस्ट कर सकती है। तो REIT इज फ्रीली अलाउड कि वो TDR में पैसे डाल सकती है और TDR को सेल भी कर सकती है। अगेन REIT जो भी करेगा बच्चों, REIT जो भी करेगा, हाँ, वैकेंट लैंड और एग्रीकल्चरल लैंड में आप डायरेक्टली पैसा नहीं डाल सकते। हाँ, लेकिन बच्चों अगर REIT कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर रही है, मान लीजिए REIT रेंट जनरेट करने के लिए कोई तो प्रोजेक्ट डेवलप कर रही है, और उस प्रोजेक्ट में मान लो 5 एकड़ लैंड है। एक चीज समझिएगा बच्चों, REIT कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर रही है, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट में 5 एकड़ लैंड है, लेकिन REIT अभी सिर्फ 4 एकड़ लैंड पे ही काम करेगी। 1 एकड़ जो लैंड है वो अगले फेज में होगा। जैसे आपने सुना होगा साइंस सिद्धि फेज 1 फेज 2, तो ये 1 एकड़ लैंड REIT रख सकती है। क्यों? लेकिन ये सेपरेट लैंड नहीं है बच्चों। इस लैंड के ऊपर क्या डेवलप होने वाला है, प्रोजेक्ट डेवलप होने वाला है, तो REIT अपने पास रख सकती है। तो ऐसे सारे रेगुलेशन हैं। अब बच्चों हमारी ICSI ने क्या किया, व्हाट ICSI हैज डन हियर इज कि ना, जैसे अपन बेयर रेगुलेशंस पढ़ते हैं कि रेगुलेशन 1, रेगुलेशन 2, रेगुलेशन 3, ICSI ने ना, अगर आप ICSI की मॉड्यूल देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा ICSI की मॉड्यूल, उसमें ना रेगुलेशन नंबर है ही नहीं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पूरे नोट्स के फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं हमेशा ICSI को थोड़ा सा बुरा बोलता हूँ कि उनको मॉड्यूल का कंटेंट काफी इंप्रूव करना चाहिए, बट बिलीव कीजिए मेरा, यहाँ पे ICSI तारीफ की पात्र है। उन्होंने REIT के जो रेगुलेशंस हैं, हालांकि वो भी उनसे कॉपीड है, बट काफी ज्यादा मैं आपको बोलूंगा कि ICSI ने जो रेगुलेशंस डाले हैं वो काफी ज्यादा क्या है, उनके ऑर्गेनाइज्ड हैं बच्चों। तो यहाँ पर मैं ICSI की क्या करना चाहूंगा, तारीफ करना चाहूंगा बच्चों, ठीक है। तो ये जो रेगुलेशंस हैं वो उन्होंने काफी अच्छे डाले हैं। चलिए, सब हम थोड़ा सा मॉड्यूल देख लेते हैं। अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए,
कौन सा पेज है मॉड्यूल में? 330। ओके 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 यस, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। चलिए बच्चा, चलिए बच्चा, ना बच्चा प्लीज सी। चलिए, सो जेनेसिस, ये जो रेगुलेशंस हैं ये पिक्चर में कैसे आए? तो इसमें एक चीज याद रखिएगा, सभी ने 26 सितंबर 2014 को इन रेगुलेशंस को क्या किया? नोटिफाई किया। और जैसे रेगुलेशन नोटिफाई हुए, भारत में एक नया सिस्टम चालू हो गया, भारत में एक नई बेसिकली इंस्टीट्यूशन का निर्माण हो गया, जिस इंस्टीट्यूशन को कहा गया REIT। फिर ये REIT का मार्केट बताया जा रहा था। मैंने ये ऑलरेडी आपको कल बताया था कि सबसे पहली इंडिया में सबसे पहली जो REIT थी जो रजिस्टर हुई थी, दैट वाज एम्बेसी ऑफिस IT पार्क्स बच्चों, जो ब्लैकस्टोन ग्रुप और एम्बेसी ग्रुप जो बैंगलोर का था, उनके बीच में लाइक बोथ ऑफ देम उन्होंने प्रमोट किया बच्चों इसको। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इनका हिस्ट्री बताया इन्होंने। फिर इंडिया में ये सारे IT पार्क्स, ये सारे REIT अभी क्या है, इंडिया में लिस्टेड है। अब मैं ये बताना भूल गया आपको, ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट, ये भी एक ट्रस्ट है बच्चों। और ये सारे ट्रस्ट ना बच्चों, इन सारे ट्रस्ट के जो यूनिट्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं। तो आप 350 रुपए देके भी, मतलब जैसे मेरे ख्याल से एम्बेसी ऑफिस IT पार्क, अगर आपको याद है एग्जीक्यूटिव में मैंने आपको दिखाया था, एग्जीक्यूटिव में इफ यू रिमेंबर मैंने काफी अच्छा डिस्कशन किया था इसके बारे में। मतलब ये जो कंसेप्ट है मैंने आपको एग्जीक्यूटिव में भी सेम कंसेप्ट बताए थे बच्चों। सो ये सारी जगहों पे आप क्या कर सकते हैं बच्चों, यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। और आपको जैसे आप इन्वेस्ट करेंगे, इनकी डिविडेंड यील्ड काफी अच्छी होती है, तो आपको रियल एस्टेट की जो रेंटल इनकम है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड वो मिलनी शुरू हो जाएगी बच्चों। ठीक है, उसके बाद नाउ REIT और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है बच्चों? नाउ कैन समवन टेल मी, REIT और म्यूचुअल फंड्स में क्या डिफरेंस है बच्चों, बताइए मुझे। नंबर 1, हाँ जी सर, रेट्स में हम सिर्फ प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में डाइवर्स पोर्टफोलियो होता है हमारा यहाँ पे। यस, सिक्योरिटीज होता है म्यूचुअल फंड। जस्ट अ मिनट। यस, सो REIT में बेसिकली आपका प्राइमरली इन्वेस्टमेंट होता है प्रॉपर्टीज में। और यहाँ पे आप कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं? यहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में। ठीक है, दूसरा, और बच्चों म्यूचुअल फंड की जो यूनिट्स हैं वो डे टू डे बेसिस पे ट्रेड नहीं होती स्टॉक मार्केट में, अनलेस इट इज इंडेक्स म्यूचुअल फंड है तो बात अलग है, बट इंडेक्स म्यूचुअल फंड भी उतना लिक्विड नहीं होता। बट REIT की यूनिट्स डे टू डे बेसिस पे क्या होती हैं? ये स्टॉक में क्या होती हैं बच्चों? ट्रेड होती है, ये ध्यान में रखिएगा। तीसरा, सॉरी, एग्जैक्टली जैसा शेयर्स होता है। वेरी नाइस। अब बच्चों यहां पे REIT में प्राइमरी जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सिर्फ, आप REIT में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो भी रिटर्न मिलने वाला है, व्हाटएवर रिटर्न यू आर गोइंग टू गेट, REIT में अगर आप इन्वेस्ट करो तो आपको रिटर्न जो भी मिलेगा वो कहां से मिलेगा? सिर्फ रियल एस्टेट से मिलेगा। बट जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो रिटर्न मिलता है वो कहां से मिलता है बच्चों? डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से आपको रिटर्न मिलता है। ये एक चीज याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, अच्छा एक और चीज, एक और अच्छा डिफरेंस। अब आप बोलोगे सर ये तो मजाक वाला डिफरेंस है बच्चों। केनाई से REIT के अंदर जो स्कीम बनती है वो किसी न किसी तरीके से, इस तरीके से, उस उधर से कान पकड़ेगी, आपकी इधर से कान पकड़ेगी। बट कैसी भी REIT की स्कीम हो वो आपको इन्वेस्ट कहां पे करवाएगी? सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट में। 80% तो भाई रियल एस्टेट में ही होगा और 20% भी इनडायरेक्टली रियल एस्टेट में ही जाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड केनाई से इनकी वेरियस टाइप्स ऑफ स्कीम्स होती हैं बच्चों। इनकी बहुत सारी टाइप्स ऑफ स्कीम होती हैं जो आपको अलग अलग सेक्टर का क्या दिलाती हैं बच्चों? फायदा दिलाती हैं। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। तो ये डिफरेंस हो गया। फिर रेगुलेशन, म्यूचुअल फंड को रेगुलेट कौन करता है बच्चों? सेबी के म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस 1996 के। REIT को कौन रेगुलेट करता है? सेबी का
REIT रेगुलेशंस 2014. सो ये सीन है बच्चों म्यूचुअल फंड्स का, ठीक है, सॉरी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का. सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन REIT एंड म्यूचुअल फंड. REIT का स्ट्रक्चर जो है अगर आप देखें ICICI की मॉडल के हिसाब से सेम, यहाँ पर स्पॉन्सर होता है, यहाँ पे ट्रस्टी होते हैं, यहाँ पे मैनेजर्स होते हैं. दिस इज बेसिकली REIT. मैंने आपको बताया था कि REIT जो इन्वेस्ट करती है वो खुद से भी कर सकती है 80%, या फिर जो 80% का जो कैप है 80% जो उसको रियल एस्टेट में रखना है वो होल्ड को और SPV के थ्रू भी क्या कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है. ठीक है. नाउ यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट आदमी मिसिंग है. अच्छा यहाँ पे है स्पॉन्सर इन्वेस्टर. ठीक है चलो. उसके बाद बच्चों ये कुछ बेसिक्स हैं लाइक बिफोर यू स्टार्ट. तो ये सैलिएंट फीचर्स ऑफ रेगुलेशन बताए गए हैं, जैसे कि रेगुलेट कौन करता है इनको, सेबी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन. लीगल स्ट्रक्चर, यस आपको कंपनी बनानी है, ट्रस्ट बनानी है, यू हैव टू फॉर्म अ ट्रस्ट. ओके. पार्टीज टू REIT, स्पॉन्सर ग्रुप. स्पॉन्सर ग्रुप मतलब जो क्रिएट करते हैं. इंडक्टेड स्पॉन्सर, अगर स्पॉन्सर को आपको चेंज करना है तो आप नया स्पॉन्सर इंट्रोड्यूस कर सकते हो. मैनेजर, ट्रस्टी. मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पॉन्सर दैट REIT कैन हैव एंड यूनिट होल्डिंग ऑब्लिगेशन. मैंने कल बताया था आपको हर एक स्पॉन्सर के पास कम से कम कितना होना चाहिए, हर जितने भी लोग स्पॉन्सर की, यस 5% होना चाहिए पोस्ट इनिशियल ऑफर बेसिस. ठीक है, ऑफर के बाद. और कलेक्टिवली इनको कितना होल्ड करना है बच्चों, 15% कम से कम कितने साल के लिए, 3 years के लिए. और यस बच्चों, और मैंने बताया था ये भी कि 15% के अगर ऊपर है तो, अगर आपका 15% के ऊपर है तो आपको वो एक साल के लिए होल्ड करना है. तो एक कहीं ना कहीं एक टाइप से आप लॉक इन पीरियड मान सकते हो बच्चे, इसको इनडायरेक्टली नहीं बोला. और ये कहीं ना कहीं ये प्रोविजंस ये प्रमोटर कंट्रीब्यूशन जैसे ही है. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. तो अगर आपके यहाँ पे एक ही प्रमोटर है तो उसको अकेला 15% होल्ड करना पड़ेगा. और अगर आपके यहाँ पे क्या है बच्चों, क्योंकि और एक चीज याद रखना है यहाँ पे मिनिमम है, मिनिमम. और कलेक्टिवली, तो कलेक्टिवली अगर एक से ज्यादा प्रमोटर हैं तो उनको 15% होल्ड करना है कलेक्टिवली. अगर एक से ज्यादा नहीं है तो एक ही बंदा 15% होल्ड करेगा. ठीक है. आपको ट्रस्टी बनना है. ट्रस्टी बेसिकली एक इंडिपेंडेंट पर्सन होगा. और अगर आप डिबेंचर ट्रस्टी बनने के लायक हैं तो आप क्या बन सकते हैं बच्चों, आप यू कैन बिकम अ ट्रस्टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लिस्टिंग इज मैंडेटरी. लिस्टिंग क्या है बच्चों, यूनिट्स के लिए मैंडेटरी है. आपको REIT की यूनिट्स को लिस्ट कराना कंपलसरी है. शर्त क्या है बच्चों, मैंने क्या बताया था, इनका जो इन्वेस्टमेंट होगा प्राइमरली वो कहां पे इन्वेस्ट होता है. हाँ जी, यस 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 नीड्स टू बी कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग. सो कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग का मतलब क्या, नहीं से ऐसे प्रोडक्ट जिनके ऊपर ऑलरेडी क्या है, रेंटल इनकम शुरू है. यस. अब बच्चों ये तो हो गया, ये मिनिमम 80% ना. अगर आप देखो यहाँ पे वर्ड यूज किया क्या है, एटलीस्ट. मतलब शुभ मेरे से बोलेगा कि सर अगर 100% भी हमने यहाँ पे डाल दिया तो कोई प्रॉब्लम है क्या. अगर REIT अपना 100% पूरे, उसके पास 500 करोड़ के एसेट है, 1000 करोड़ के एसेट है, या 1000 करोड़ का कैश है, उसने 1000 करोड़ कहाँ पे डाल दिया, अगर उसने, हाँ, तो कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि वहां पे वर्ड यूज किया गया है एटलीस्ट, नॉट मोर देन 20. मतलब अगर आपने 80% डायरेक्टली इन्वेस्ट किया है तो मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है. तो नॉट मोर देन मतलब मैक्सिमम 20% आप कहां पे डाल सकते हो. डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज, मतलब जो अभी भी डेवलपमेंट की स्टेज पे आप वहां डाल सकते हैं. रियल एस्टेट सेक्टर की लिस्टेड या फिर अनलिस्टेड डेट सिक्योरिटीज में डाल सकते हो बच्चों. ठीक है. मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज में डाल सकते हैं. ना व्हाट इज मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज, कैन समवन लेट मी नो बच्चों, कैन समवन लेट मी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज. बहुत सिंपल है बच्चों. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास मान लो 10,000 करोड़ रुपए के क्या हैं, मॉर्गेजेस है. मान लीजिए बच्चों कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास अराउंड 10,000 करोड़ रुपीस के क्या है, मॉर्गेजेस हैं. मॉर्गेजेस का मतलब क्या हो गया, जिन लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया है उस लोन के अगेंस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास उन्होंने 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी गिरवी रखी है. अब बच्चों ये लोन्स का पीरियड आपको पता है मोस्टली होगा 20 साल, 25 साल, 30 साल. जो हाउसिंग लोन होते हैं नॉर्मली वो लॉन्ग पीरियड के होते हैं, लॉन्ग टेन्योर के होते हैं. कॉर्पोरेट लोन भी लॉन्ग टेन्योर के होते हैं. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है बच्चों,
1,000 करोड़ की 10 मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी इश्यू करता है कि भाई जिसको भी ये सिक्योरिटी खरीदनी है वो हमसे खरीद ले, हम साल का 5% उसको इंटरेस्ट पे करेंगे। मतलब तो फॉर एग्जांपल मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हूँ, मेरे पास 10,000 करोड़ का मॉर्गेज है, तो मैंने 1,000 करोड़ का एक सिक्योरिटी इश्यू किया और मैंने किसी को बेच दिया और मैंने उसको बोला कि तुम मुझे ये सिक्योरिटी कितने में खरीद लो, 1,000 करोड़ में खरीद लो, मैं तुमको, और 5 साल की मेच्योरिटी है, मैं तुमको 5% इंटरेस्ट 5 साल तक दूंगा। अगर मैंने तुम्हारा लोन रीपे करने में डिफॉल्ट किया तो ये जो मॉर्गेज 1,000 करोड़ का मेरे पास रखा हुआ है वो मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। मॉर्गेज बैक, मॉर्गेज बैक का मतलब होता है सपोर्टेड बाय मॉर्गेज, कि भाई अगर जिस कंपनी ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अगर मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी इश्यू की है और उसने पैसे पे करने में डिफॉल्ट कर दिए, तो जो मॉर्गेज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास अभी है वो सामने वाली पार्टी को ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा होता है मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी। तो ये नॉर्मली कौन इश्यू करता है बच्चों? नॉर्मली जिनके पास ऑलरेडी क्या रखे हुए हैं, मॉर्गेजेस रखे हुए हैं, वही लोग मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज इश्यू करते हैं। तो 20% एसेट, तो आरईआईटी क्या कर सकता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी खरीद सकता है। इसके ऊपर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, और जो इंटरेस्ट आएगा वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली रियल एस्टेट के थ्रू आएगा। उसके बाद आपको इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, आप इक्विटी शेयर में डाल सकते हो, लेकिन इक्विटी शेयर किसके? लिस्टेड कंपनी के, ठीक है। और ऐसी लिस्टेड कंपनी जो 75% इनकम अपना ऑपरेट करती है, जो इनकम आती है वो उसको रियल एस्टेट एक्टिविटी से आती है, जैसे इंडिया में डीएलएफ हो गया, ठीक है, देन शोभा डेवलपर्स हो गया, आप ऐसी कंपनीज में डाल दो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल सकते हो कोई भी। अनयूटिलाइज्ड एफएसआई ऑफ अ प्रोजेक्ट। व्हाट इज अनयूटिलाइज्ड एफएसआई ऑफ द प्रोजेक्ट? एफएसआई क्या होता है बच्चों? फ्लोर इंडेक्स होता है। यस, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। यस, अगर आपकी 10 एकड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से, यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह जो होती है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के नियम से आप कंस्ट्रक्शन सिर्फ 8 एकड़ में ही कर सकते हैं। तो एफएसआई आपका कितना है? 0.8 मान सकते हैं आप। तो 0.8 का आपका क्या है बच्चों? एफएसआई है, या 80% का क्या है आपका? एफएसआई है। तो आप क्या कर सकते हो, कहाँ डाल सकते हो? अनयूटिलाइज्ड एफएसआई ऑफ द प्रोजेक्ट। तो मान लीजिए 8 एकड़ में से आपने 7 एकड़ में ही कंस्ट्रक्शन किया और 1 एकड़ का एफएसआई आपका क्या है? बाकी है। तो इस 1 एकड़ के एफएसआई में आप क्या कर सकते हो? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू कर सकते हो उस 20% से। तो जो अनयूटिलाइज्ड एफएसआई है, मतलब आपका प्रोजेक्ट है बट उसकी एफएसआई को आपने यूज शुरू में नहीं किया था, तो आपने अगर अनयूटिलाइज्ड एफएसआई है तो 20% आप डाल सकते हो। मतलब 80% आपको कहां पे डालना है? एफएसआई में डालना है, जिसको आप यूज कर रहे हो आपको उस एफएसआई में डालना है। मतलब आपको कंस्ट्रक्शन करना है कुल मिला के। उसके बाद 20% और कहां डाल सकते हो आप टीडीआर के लिए खर्च कर सकते हो 20%, और आप चाहो तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में भी पैसे डाल सकते हो, ठीक है। यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह होती है जिसमें, तो ये हो गए बच्चों। तो एक चीज आपको याद रखनी है बच्चों, 80% आपका सिर्फ कहां पे जाएगा बच्चों? कंप्लीटेड प्रोजेक्ट जो रेंट जनरेटिंग है। 20% आप अनयूटिलाइज्ड एफएसआई में डाल दो, रियल एस्टेट कंपनी के स्टॉक्स में डाल दो, लिस्टेड या अनलिस्टेड रियल एस्टेट सेक्टर में जो कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं उनकी डेट सिक्योरिटीज में डाल दो, डेवलपमेंटल जो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के स्टेज में आप वहां पे डाल दो। ये आपको ध्यान में रखना है। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स मैंने कल आपको बताया था कि भाई आरईआईटी के जो यूनिट्स हैं, आरईआईटी देखो आपको डिविडेंड तो पे करेगी, बट इनकी यूनिट्स का प्राइस बढ़ेगा कैसे? कैसे बढ़ेगा? जैसे कंपनी के शेयर्स के प्रॉफिट का, कंपनी तुमको डिविडेंड देती है बट उसके शेयर का प्राइस स्टॉक मार्केट में कैसे बढ़ता है? जब कंपनी क्या जनरेट करे? प्रॉफिट्स जनरेट करे। यस, इन द सेम मैनर आरईआईटी की जब प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होगा, आरईआईटी की जब प्रॉपर्टीज का प्राइस बढ़ता है तो आइडियली आरईआईटी की यूनिट्स की डिमांड बढ़ जाती है बच्चों। सो पूरा वैल्यूएशन करना है आपको ईयरली बेसिस पे एंड अपडेटिंग द सेम ऑन हाफ ईयरली बेसिस एंड डिक्लेयर एनएवी विद इन 15 डेज। तो बच्चों आपको फुल, तो यहाँ पे दो, एक क्या है बच्चों? एक है फुल वैल्यूएशन और दूसरा क्या है? फुल वैल्यूएशन को क्या करना है? अपडेट करना है। तो साल में एक बार आपको क्या करना है बच्चों? फुल वैल्यूएशन करना है बच्चों। साल में एक बार ही आपको क्या करना है? फुल वैल्यूएशन करना है। और जो भी आपने वैल्यूएशन करा है
उसको हाफ ईयरली बेसिस पे चेक करना है कि वो वैल्यूएशन हम लाइक एक बार आपने फुल वैल्यूएशन करवा ली साल के शुरुआत में, जैसे ही साल हो गया 6 महीने के बाद आपको क्या करना है बच्चों, उस वैल्यूएशन को क्या करना है, अपडेट करना है कि अभी भी वो वैल्यूएशन है या नहीं है। और आपको पता है बच्चों, जैसे ही आपका क्या होगा, जैसे ही आपका वैल्यूएशन होता है बच्चों, आपको समझ में आता है कि हमारी आरईआईटी के पास एसेट्स कितने के हैं। जैसे वो एसेट्स पहले 200 करोड़ के थे, लेकिन जब आपने अगले साल वैल्यूएशन किया तो वो 400 करोड़ के हो गए। 400 करोड़ डिवाइडेड बाय व्हाट, नंबर ऑफ यूनिट्स, तो क्या आ जाता है, एनएवी आ जाता है। ठीक है, तो आपकी स्टॉक मार्केट की एनएवी तो अलग है, स्टॉक मार्केट में जो आपकी यूनिट का प्राइस है वो तो अलग है, बट आपको प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन के बेसिस पे जो आपको एनएवी है वो भी आपको डिक्लेयर करना है ईयर, चाहे वो ईयर का वैल्यूएशन हो या हाफ ईयरली बेसिस पे आप क्या करते हैं, अपग्रेड करते हैं उसके 15 डेज के अंदर। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अल्टीमेटली व्हाई एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन आरईआईटी। एक निवेशक आरईआईटी में पैसे क्यों डालता है बच्चों? ऑब्वियसली निवेशक इसलिए पैसे डालता है आरईआईटी में बिकॉज ही हैज टू गेट अ रेंटल इनकम। सीधी बात है, एक इन्वेस्टर को रेंटल इनकम चाहिए एंड दैट्स द रीजन ही पुट्स हिज मनी इनटू आरईआईटी। सो अब बच्चों मान लीजिए आरईआई ने एक साल में 100 रुपए का क्या कमाया, रेंट कमाया। अब आरईआईटी ये बोलती है कि नहीं भाई 100 रुपए का हमने रेंट कमाया है, 100 में से हम 90 रुपए, हमें 80 रुपए कहाँ पे करेंगे, अपने रिजर्व्स में ट्रांसफर करेंगे और अपने इन्वेस्टर के साथ 10 ही रुपए शेयर करेंगे या 20 रुपए ही शेयर करेंगे। मुझे बताइए क्या ये कंसेप्ट आरईआईटी को शोभा देगा? क्या इन्वेस्टर्स आरईआईटी में इन्वेस्ट करेंगे? क्योंकि अगर उनको यही करना होता तो वो स्टॉक में इन्वेस्ट करते ना। आरईआईटी में इन्वेस्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या था? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिंग इन आरईआईटी? क्या आपको क्या मिले बच्चों? ऑब्वियसली आपको रेंटल इनकम मिले यार, सीधी बात है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज और आप लोग अपने दिमाग में एकदम कंठस्थ रूप से डाल लीजिएगा कि 90% ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम आफ्टर टैक्स ऑफ आरईआईटी और होल्डको जो भी है, तो होल्डको मतलब मैंने आपको बताया था, आप आरईआईटी क्या करती है, खुद से इन्वेस्ट करेगी या फिर होल्डको के थ्रू इन्वेस्ट करेगी या फिर एसपीवी। सो एसपीवी जो भी इनकम कमाती है वो होल्डको को ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, एसपीवी में आरईआईटी डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करती, किसके थ्रू इन्वेस्ट करती है, होल्डिंग कंपनी के थ्रू। तो यहां से इनकम कहां पे आएगी, आरईआईटी। तो आरईआईटी के पास जो भी इनकम आती है उसका कितना परसेंट, टैक्स काट के आरईआईटी के पास जो भी कैश बचते हैं उसको हम बोलते हैं नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश। तो उसका कितना परसेंट बच्चों, 90%। और यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, कितना, कौन सा वर्ड यूज हुआ है, शैल बी। आपको यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो भी कैसे, हाफ ईयरली बेसिस पे एंड नॉट लेटर देन, एंड शैल बी मेड नॉट लेटर देन 15 डेज। ठीक है, सो आपको क्या करना है बच्चों, हाफ ईयरली बेसिस पे जैसे ही आप अपने रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे उसके 15 डेज के अंदर आपको इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आपने 100 रुपए की इनकम कम, मान लीजिए टैक्स काटने के बाद आपका 100 रुपए बचता है, ठीक है, टैक्स काटने के बाद आपका 100 रुपए बचता है, तो इसको अपन मानते हैं एनडीआई, नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम। इसमें से 90 रुपए आपको क्या करने हैं बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। 10 रुपए आप अपने खर्चों के लिए क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बट 90 रुपए आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो इससे एक चीज हमको ये समझ में आती है कि बच्चों ये जो, अगर आप इनके स्टॉक्स देखें, किनके, आरईआईटी के स्टॉक्स देखें, तो कंपैरेटिवली आपको जो डिविडेंड यील्ड होती है वो काफी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सी इन्होंने कैसा परफॉर्म किया। अपन कुछ आरईआईटी के स्टॉक्स देखते हैं, वी कुड सी सम स्टॉक्स। सो हम देखते हैं 2-3 आरईआईटी हमने एग्जीक्यूटिव में भी देखा था, तो एम्बेसी, आईटी पार्क्स का अपन देखते हैं क्या है, एम्बेसी आरईआईटी शेयर प्राइस बच्चे तो डाउन चल रहे हैं बच्चों। अगर मैं इसके 5 साल से देखूं तो 5 साल में 3.36% डाउन हो गया। मतलब बच्चों क्या बताऊं मैं आपको। ठीक है, चलो यहाँ पे डाउन है, बट इसका डिविडेंड यील्ड देखो आप, पिछले 5 साल में इसका डिविडेंड यील्ड क्या रखा है 5 साल में डिविडेंड यील्ड 6% है। तो आइडियली इन्वेस्टर को प्रॉफिट है, लॉस है, लॉस है, क्यों लॉस है, इससे ज्यादा तो इन्फ्लेशन ही है, इससे ज्यादा इन्फ्लेशन ही हो गया ना। देख मतलब हाँ 6% का डिविडेंड मिलता, और अगर 6% का साल में कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है, मतलब रिटर्न यूनिट का प्राइस, अगर मतलब इनके जो रियल एस्टेट की वैल्यू है, जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं आरईआईटी के, प्रॉपर्टीज जो है, उनका मार्केट वैल्यूएशन बढ़ा है, कम हुआ है, कम हुआ है। नहीं, इसमें भी झोल करते हैं। ये क्या किया होगा, जब इन्होंने लिस्टिंग कराई होगी तो इन्होंने वो जो वैल्यूअर्स होते हैं उनको पैसे वैसे खिला के हाई वैल्यूएशन करवाया होगा प्रॉपर्टी का, तो इनको प्रीमियम मिला होगा, इनकी यूनिट 300-400 रुपए में बिक गई होगी।
जब लिस्टिंग कराई होगी, जैसे सेम 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 ये जोमेटो साले जब लिस्ट हुए थे, ये तुम्हारा पेटीएम वीटीएम जब लिस्ट हुए थे, उन्होंने वैल्यूएशन कैसा करवाया, 2200-2500 रुपए का वैल्यूएशन कराया सेम। हाँ मामा मामा था क्या आईपीओ लेके? लिस्ट भी हो गई क्या? 24,000 करोड़ का आईपीओ ना? नहीं नहीं, बहुत सस्ता आईपीओ था, बहुत कम ही लिक्विडेट किया उन्होंने। 24,000 करोड़ का वैल्यूएशन यार लोगों ने खरीद 24 करोड़ के प्रॉफिट पे। क्या मामा अर्थ नाम से लिस्टेड है क्या? यस सर। यार घटिया लोग हैं यार। 24 करोड़ की प्रॉफिट पे 24,000 करोड़ का वैल्यूएशन आना है। कहाँ है? नहीं हुई लिस्ट यार। अरे ये देखो मेरे पास शेयर है, देखो तो एक से नाम रखा है ना, होनासा कंज्यूमर लिमिटेड। क्या है? होसना, ऐसा ही है, होनासा कंज्यूमर लिमिटेड। भाई मैं तो मामा अर्थ डाला तो आ गया। हाँ होनासा कंज्यूमर 351 310 चालू हुआ था, 350 ये तो अभी बिठा रहे ना, अभी अपर सर्विस लगा रखा है, इनका वैल्यूएशन इतना है ही नहीं। जब से लिस्ट हुआ तब से 11% रिटर्न दे दिया इन्वेस्टर को। 15%। हाँ, एक महीना हो गया। हाँ तो ये जो अपन इसकी बात कर रहे थे, एम्बेसी ने तो नुकसान दिया। माइंड स्पेस का देखो, माइंड स्पेस का क्या सीन है? डिविडेंड यील्ड देखो आप, डिविडेंड यील्ड देखो, इसका भी 6% है। मतलब आप समझ रहे हो, डिविडेंड यील्ड मतलब सेबी के जो नॉर्म्स हैं, तो डिविडेंड यील्ड तो झक मार के वो हाई रहेगा ही। हाँ क्योंकि सेबी ने क्या डंडा डाल के रखा है इनको कि भाई तुम्हारी इनकम का 90% तुमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना ही है। तो डिविडेंड यील्ड इनका हाई है, बट इसका भी अपन पिछले 6 महीने का अगर अपन रिटर्न देखें या पिछले 5 साल का रिटर्न देखें, नहीं रे इसने 5% रिटर्न दिया है 5 साल में, मतलब 6% का डिविडेंड मिल गया और 1% का आपको सालाना रिटर्न। मतलब इसका माइंड स्पेस की जो हालत है वो एम्बेसी से बेटर है। मतलब एम्बेसी का रिटर्न है 7%, सॉरी माइंड स्पेस का रिटर्न है साल का 7%, और इनका किनका, एम्बेसी का कम है बच्चों। एम्बेसी का डिविडेंड 6% का है, बट उनका ऐसा लॉस 3% का है। तो एम्बेसी का कुछ ऐसा रिटर्न नहीं है। बट आइडियली यार उससे अच्छा स्टॉक में इन्वेस्ट करो यार। मेरे आईटीसी के स्टॉक देख लो यार, 200 रुपए में खरीदे, आज साला 450 रुपए की स्टॉक है। ठीक है आईटीसी नहीं, मैंने पिछले 6 महीने में यार जो कंपनी में इन्वेस्ट किया पिछले 3 साल में, मतलब मेरा पोर्टफोलियो ना अपना प्रॉफिट में यार। मतलब टाटा ये मैं जितने भी स्टॉक तुमको बताए हैं। अच्छा कभी तुम लोग एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 की क्लास निकालना, उस समय तुम लोग को पोर्टफोलियो बनाया था, याद है आपको? वी हैड मेड अ पोर्टफोलियो। तो आज वो पोर्टफोलियो एक बार देखो ना यार, मेरे ख्याल से आज वो पोर्टफोलियो बहुत प्रॉफिट में होगा एक बार, अगर आपका अभी भी बना हुआ है, अगर आप अभी भी करते हो काम, तो काफी अच्छे अच्छे स्टॉक्स मैंने आपको दिलवाए थे उस पोर्टफोलियो में, फिर रिमेंबर। वेदांता तो लॉस में है, बट वेदांता का डिविडेंड उतना आ गया होगा कि वो प्रॉफिट में। वेदांता मुझे 11,000 का लॉस है मुझे वेदांता में, बट वेदांता ने मुझे 2 साल में 19,000 रुपए का डिविडेंड दिया है। चलो आगे आ जाओ। तो ये वाला एक सीन हो गया। चलो नाउ अगला जो है, हाउ डू यू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज? हाउ? सर एक क्वेरी थी मेरे को। प्लीज बोल बेटा। सर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, इसमें एटलीस्ट ऑन अ हाफ ईयरली बेसिस लिखा है। हाँ क्या मतलब वो? कुछ नहीं, आप मतलब आप जो अपने जो बुक्स ऑफ जो अपने अकाउंट्स हैं या जो वैल्यूएशन है वो आप कैसे करते हो, जो भी आपकी प्रॉपर्टी जो भी आपकी इनकम है वो आपको हाफ ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं साल में 10,000 रुपए रेंट कमा रहा हूँ, तो 10,000 रुपए का जो रेंट है वो मुझे 2 बार करना है। 2 बार मतलब मैं अगर साल भर में 10,000 कमा रहा हूँ, मतलब 6 महीने में कितना कमा रहा हूँ? 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए का 90% मुझे 2 बार देना है। मतलब डिविडेंड का जो आउटफ्लो होगा वो साल में 2 बार होगा। ऐसा नहीं कि 90% डिविडेंड, जैसे मान लो 6 महीने मेरा प्रॉफिट है 100 रुपए का रेंट है मेरे को, तो 100 का 90% मैं 6 महीने में दूंगा, और अगले मतलब 6 महीने का पहले मैं अपने अकाउंट्स बनाऊंगा वो 6 महीने के हिसाब से बनाऊंगा। ठीक है नाउ? अच्छा हाउ डू यू इन्वेस्ट इन लाइक आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में 80% तो आपको इन्वेस्ट करना है डायरेक्टली। कैसे इन्वेस्ट करोगे? आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर किसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो? एसपीवी, डायरेक्टली और थ्रू एसपीवी होल्डिंग एटलीस्ट 80% ऑफ देयर एसेट्स डायरेक्टली इन प्रॉपर्टी एंड शैल नॉट इन्वेस्ट इन अदर एसपीवी। इसका मतलब क्या हो गया? देखो स्ट्रक्चर को कॉम्प्लेक्स मत करो यार दोस्त। सो ये आरईआईटी है, मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दिया था। आरईआईटी है, यहाँ पे होल्ड को होगी
और होल्डको क्या करेगी बच्चों, एसपीवीज में होल्ड, एसपीवी में डालेगी बच्चों, क्योंकि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए आपको एसपीवीज बनानी पड़ती हैं। अब ये एसपीवी क्या बोल रहे हैं बच्चों, एक एसपीवी दूसरी एसपीवी में इन्वेस्ट नहीं करेगी, ये ध्यान में रखना। और ये जो एसपीवी बनी है, बेसिकली आरईआईटी ने पैसा डाला है होल्डको में, और होल्डको में पैसा डाला है एसपीवी ने, होल्डको ने पैसा डाला है एसपीवी में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दूसरी पार्टीज भी हो सकती हैं, यहाँ पे एसपीवी में मेजर जो स्टेक रहेगा वो किसका रहेगा, होल्डको का रहेगा, बट इसके साथ में दूसरे जेवी पार्टनर भी हो सकते हैं, लेकिन एक एसपीवी दूसरी एसपीवी में इन्वेस्ट नहीं करेगी। और एसपीवी भी 80% एसेट कौन से रखेगी बच्चों, ओए एसपीवी भी 80% रियल एस्टेट में रखेगी बच्चों, ठीक है, जो रेस्ट्रिक्शन आरईआईटी के ऊपर लगती है वही। और एक एसपीवी दूसरी एसपीवी में इन्वेस्ट नहीं करेगी। अब क्यों नहीं करेगी बच्चों एक एसपीवी दूसरी एसपीवी में, एसपीवी क्यों क्रिएट होती है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए, उसकी इनकम को पाने के लिए। एसपीवी बना दिया तो इजी होता है। जो रियल एस्टेट कंपनीज होती हैं, आप वहां पे अगर काम करने जाएं तो, जैसे मैं इसमें हीरनदानी में इंटरव्यू देने के लिए गया था, उसने क्या बोला पता है बच्चों, उस समय मैं बात करूं 2010 की, उसने कहा कि दोस्त हमारे यहाँ पे 600 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है जिसका कंप्लायंस आपको करना पड़ेगा। मैंने सर 600 कैसे होंगे, तो बोले सिंपल है, हम जितने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं हर एक प्रोजेक्ट के लिए हम क्या क्रिएट करते हैं, व्हाट डू वी डू, हर एक प्रोजेक्ट के हम एसपी बनाते हैं, क्योंकि हमको हर एक प्रोजेक्ट के अकाउंट्स क्या करने होते हैं, सेपरेट मेंटेन करने होते हैं कि भाई उस प्रोजेक्ट में हमको प्रॉफिट कितने का हुआ, ठीक है। जैसे इन्होंने हीरनदानी ने एक हीरनदानी में एक बहुत बड़ा मॉल है, ठीक है, हीरनदानी वैलेंसिया करके कोई तो मॉल है उनका, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, वो एक अलग है एसपीवी है, हीरनदानी वैलेंसिया प्राइवेट लिमिटेड। तो अब क्या करते हैं, उससे रेंटल इनकम उनको आती है महीने की कुछ 40-50 करोड़ की उसकी रेंटल इनकम है। तो क्या है बच्चों, तो उसकी इनकम अलग हो गई, लाइक वो एसपीवी है तो उनको समझ में आता है कि उससे मेरे को इतने का प्रॉफिट हो रहा है। तो रियल एस्टेट कंपनी में यही होता है, जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं वो उनकी उतनी एसपीवी होती है। अब एक एसपीवी दूसरी एसपीवी में अगर इन्वेस्ट करे तो बच्चों आप समझ रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाएगा। और सेम बच्चों अगर आपको याद है कंपनीज एक्ट में कि 2 लेयर के ऊपर नहीं जा सकते, तो ये वही बेसिकली कहा गया कि एक एसपीवी दूसरी एसपीवी में इन्वेस्ट नहीं करेगी। और दूसरा आरईआईटी क्या करेगी, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, मतलब इतने शेयर आप रखो कि आपका कंट्रोल रहे, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मतलब कंट्रोल भी आपका रहेगा, प्लस कम से कम 50% कहाँ पे रखना है बच्चों, आपको एसपीवी में मेंटेन करना है। तो आरईआईटी एसपीवी में कम से कम कंट्रोल रखेगा अपना, प्लस कम से कम 50% इक्विटी कैपिटल रखेगा। अच्छा, इसको आरईआईटी डायरेक्टली भी रख सकता है, बट डायरेक्टली मैंने बताया कि उनका स्ट्रक्चर परमिट नहीं करता, डायरेक्टली रखा तो वो प्रॉब्लम होती, तो इसके लिए किसके थ्रू रखता है आरईआईटी, होल्डको के थ्रू। यस, मिनिमम ऑफर साइज शैल भी कितना, 250 करोड़। इसका मतलब क्या है, हाँ जी, जब आप पब्लिक से पैसा मांगने जाओगे तो कितने रुपए मांगोगे, कम से कम पब्लिक से आप कितने पैसे मांगोगे, 250 करोड़ रुपए मांगोगे। यस, ठीक है। एप्लीकेशन की रेंज क्या होगी, सेम, एप्लीकेशन की जो रेंज होगी वो 10K to 15K की रेंज में होगी। कोई मुझे बता सकता है इसका मतलब, हाँ जी, जो लॉट्स होंगे, जो लॉट साइज होती है वो इसके बीच में ही होगी। यस, ओके। यूनिट्स ऑफर्ड टू पब्लिक in IPO shall not be 25% of number of units of REIT on post issue basis, shall not be less than। इसका मतलब क्या है, कुछ कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। कोई मुझे बताएगा इसका मतलब, बहुत सिंपल है, एक नंबर। मैंने तुम लोग को एग्जीक्यूटिव में बहुत अच्छा पढ़ाया है, मुझे भी लगता है। यस, कम से कम शेयर होल्डिंग, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% होगी। यस, अच्छा ये भी पॉइंट अच्छा है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे एक बार वापस ही, हम बस समरी देख रहे हैं। एग्रीगेट का मतलब टोटल। अच्छा मुझे बताइए, आरईआईटी अगर बोरो ज्यादा करेगी, एक कॉमन सेंस लगाएं अपन तो, आरईआईटी अगर बोरो ज्यादा करेगी तो इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, आरईआईटी, हाँ, मतलब सेबी क्या चाहती है पता है आपको, सेबी चाहती है आप इन्वेस्टर से ज्यादा पैसे लो, बट ज्यादा बोरो मत करो, क्योंकि और अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करो, क्योंकि जितना आपने ज्यादा बोरो किया क्या नहीं से इन्वेस्टर को रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्वेस्टर को रेंटल डिविडेंड जो उतना कम मिलेगा। तो सेबी चाहती है कि आप इन्वेस्टर से ज्यादा लो, सेबी तो बोल रही है भाई कम से कम 250 करोड़ लो, गरीबों जैसा सोचो ही मत, बड़ा सोचो, ठीक है। तो एग्रीगेट टोटल बोरोइंग एंड डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट मतलब अगेन एक प्रकार के डेट्स हो गए आपके,
तो बोरोइंग प्लस डेफर्ड पेमेंट, जो आप उधार पे पैसा ले रहे हो, shall never exceed 49%। तो अगर आपके पास 1000 करोड़ के एसेट हैं तो मैक्सिमम बोरोइंग आपकी 490 करोड़ हो सकती है। और एक और चीज याद रखो, तो 1000 करोड़ है, अब इसमें दो याद रखना, एक है पहला जो कैप है वो 25% पे आता है, आपके एसेट्स के 25%, और दूसरा कैप आता है 49% पे। तो बच्चों अगर आपकी बोरोइंग जैसी 25% को एक्सीड करती है, आपको क्या करना है, यूनिट होल्डर्स का अप्रूवल लेना है, सिंपल अप्रूवल मेजॉरिटी पे, ठीक है। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, आपको अपनी क्रेडिट रेटिंग करवानी है, ठीक है। तो पहला कैप कब आ गया, 25%, मतलब सेबी तो चाहती है 25% के ऊपर मत जाओ, मतलब 25% के भी ऊपर गए तुमको यूनिट होल्डर का अप्रूवल लेना है और क्रेडिट रेटिंग करवानी है। और ओवरऑल सब कुछ करके भी आप मैक्सिमम 490 का मतलब 49% पे जा सकते हो। तो ये ध्यान में रखना, तो ये इन्वेस्टर्स के हित में रखा गया है, ठीक है। वैल्यू ऑफ एसेट्स बाय आरईआईटी शैल बी एटलीस्ट 500 करोड़। अच्छा 250 करोड़ आप पब्लिक से लोगे, 250 करोड़ आप मिनिमम किससे लेना है, आपको पब्लिक से लेना है। और आपके पास जो टोटल एसेट्स हैं कम से कम वो कितने होने चाहिए, 500 करोड़ के होने चाहिए। मतलब 250 करोड़ आप कम, अगर मैं एकदम लोअर साइड की बात करूं तो 250 करोड़ आप पब्लिक से ले लो पैसा, और 250 करोड़ रुपए किसका रहेगा, आपके स्पॉन्सर का रहेगा। तो दोनों को मिला दिया, तो कम से कम आप जब लिस्ट होने जाओ तो कम से कम, जब आप लिस्ट होने जाओ तो कम से कम आपके 500 करोड़ रुपए के क्या होने चाहिए, एसेट्स होने चाहिए, ये आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, प्रमोटर तो अगर जो स्पॉन्सर अगर वो 15% रखे तो भी चलेगा, तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, आप ज्यादा बड़ा ऑफर साइज ले आइए, आप 400 या 500 करोड़ का आप पब्लिक से पैसा ले लो, ठीक है, प्लस 15% उसमें प्रमोटर का डाल दो, आप ऐसा भी कुछ, खैर हम आगे डिस्कस करेंगे, बट ये ध्यान में रखिएगा। चलो डेफिनेशन देखते हैं बच्चों, नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन। एसोसिएट क्यों डिफाइन कर रहे हैं अपन को एसोसिएट, हाँ जी पहली डेफिनेशन, बेसिकली हमको क्या करना है ना, ये जो स्पॉन्सर के एसोसिएट्स वगैरह होंगे इनको हम ट्रस्टी नहीं बनने देंगे, स्पॉन्सर के जो एसोसिएट्स होंगे इनको हम क्या बनने नहीं देंगे, ट्रस्टी बनने नहीं देंगे, ठीक है। तो एसोसिएट शब्द को कंट्रोल किया, मतलब एसोसिएट्स को हम क्या करना चाहते हैं, एसोसिएट्स के ऊपर वी वांट टू पुट अ रेस्ट्रिक्शन, दैट्स व्हाई वी हैव डिफाइंड एसोसिएट। एसोसिएट ऑफ एनी पर्सन शैल बी डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट। बच्चों कंपनीज एक्ट के अंदर कोई एसोसिएट की डेफिनेशन है क्या, एसोसिएट कंपनी है 2 क्लॉज 6 में, या एसोसिएट की डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। हाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में उन्होंने एसोसिएट शब्द को बताया है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी लगभग सेम डेफिनेशन दी है उन्होंने एसोसिएट की। सो एसोसिएट क्या मतलब क्या है, एसोसिएट ऑफ एनी पर्सन इंक्लूड्स, एसोसिएट ऑफ एनी पर्सन इंक्लूड, एक मिनट ध्यान से सुनना बच्चों, ये कंफ्यूज मत होना, मतलब एसोसिएट ऑफ एनी पर्सन इंक्लूड, फिर से पढ़ना, एसोसिएट ऑफ एनी पर्सन, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, सो ये हो गया एनी पर्सन, सो इस एनी पर्सन का एसोसिएट कौन है, सो किसी भी इंसान, मतलब डेफिनेशन इज वेरी सिंपल, सो किसी भी इंसान का एसोसिएट कौन होगा, नंबर 1 सेट पर्सन का मतलब ये एनी पर्सन, ये सेट पर्सन भी है। पहला, जिस पर्सन को, ये मान लो पर्सन एक्स है और ये पर्सन वाई, जिस पर्सन को सेट पर्सन कंट्रोल करता है, मतलब ये एनी पर्सन जिस इंसान को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो क्या हो गया बच्चों, ये बंदा इसका एसोसिएट हो गया। दूसरा, इस पर्सन को कोई और बंदा कंट्रोल करे, मतलब मैं जिसको कंट्रोल कर रहा हूं वो भी मेरा एसोसिएट है, जो मुझे कंट्रोल कर रहा है वो भी मेरा एसोसिएट है। अगर मैं आपको कंट्रोल कर रहा हूं तो आप मेरे एसोसिएट हैं, कोई दूसरा बंदा मुझे कंट्रोल कर रहा है तो मैं भी एसोसिएट हूं। तो पहला हो गया कंट्रोल वाला, ठीक है, तो दोनों साइड आ गया कंट्रोल वाला। उसके बाद अगर सेट पर्सन, मतलब ये बंदा, अगर ये बंदा क्या, क्योंकि हम इसी का एसोसिएट ढूंढ रहे हैं ना, अगर सेट पर्सन क्या है बच्चों, अगर सेट पर्सन कौन है बच्चों, इफ सेट पर्सन इज बॉडी कॉर्पोरेट या फिर कंपनी है, एनी पर्सन हु इज डेजिग्नेटेड एज व्हाट बेटा, प्रमोटर ऑफ द कंपनी एंड एनी अदर कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विद द सेम प्रमोटर, मतलब तो अगर मान लो एक्स लिमिटेड है, एनी पर्सन अगर कौन है, एक्स लिमिटेड,
तो एक्स लिमिटेड के जितने भी प्रमोटर्स हैं वो उनके क्या हैं, तो एक्स लिमिटेड के लिए उसके प्रमोटर्स क्या हैं, एसोसिएट है। और ये प्रमोटर जिन जिन दूसरी कंपनीज के प्रमोटर हैं वो सारी भी इनकी क्या हो गई, एसोसिएट हो गई। और अगर एक्स एनी पर्सन अगर कौन है, इंडिविजुअल है, तो इसके सारे रिलेटिव्स भी क्या हो गए, एसोसिएट हो गए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? दैट्स ग्रेट। सो एसोसिएट को हमने क्यों डिफाइन किया है, क्योंकि एसोसिएट्स को हम ट्रस्टी बनने नहीं देंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से। बॉडी कॉर्पोरेट अपन को पता ही है, 2 क्लॉज 11 जो कंपनीज एक्ट में वही है, यहाँ पे डिफाइन किया है। बोनस इशू मतलब कंपनीज एक्ट वाला नहीं बाबा, अपन यहाँ पे आरईआईटी के जो यूनिट होल्डर्स हैं उनको अपन बोनस इशू में क्या देंगे, एक्स्ट्रा यूनिट देंगे ना। यस, तो यहाँ पे नॉट एक्स्ट्रा शेयर्स बट एडिशनल यूनिट्स। चेंज इन कंट्रोल का मतलब क्या होता है बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज इन कंट्रोल? बच्चे कुछ नहीं, चेंज इन कंट्रोल का मतलब कुछ नहीं बच्चों, तुम्हारा कट चुका है इन द सेंस किसी ने तुम्हारी कंपनी का क्या अक्वायर कर लिया, कंट्रोल अक्वायर कर लिया एज पर सेबी एसएएसटी। सो अगर आपकी कंपनी के बॉडी कॉर्पोरेट के लिए चेंज बॉडी कॉर्पोरेट है आपकी, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी के लिए चेंज ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है, अगर आपके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, लिस्टेड है, तो चेंज इन कंट्रोल शैल बी कॉन्स्टिट्यूट, मतलब ये जो वर्ड है चेंज इन कंट्रोल, it should be understood with reference of definition of control, section 11 subsection 2 clause h of सेबी एक्ट का मतलब सेबी एक्ट ना। तो सेबी एक्ट में जो बताया गया है, सेबी एक्ट के सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 क्लॉज एच में जो बताया गया है उसके हिसाब से आपको चेंज इन कंट्रोल का डेफिनेशन समझना है लिस्टेड कंपनी के। कुछ नहीं बच्चों, सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 क्लॉज एच में सेबी को पावर दी गई है कि वो एसए एक्विजिशन से रिलेटेड रेगुलेशंस वगैरह क्रिएट कर सकती है बच्चों, एसएएसटी। सो कुछ नहीं बच्चों, अगर आपकी कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है तो चेंज इन कंट्रोल को अपने चेंज इन कंट्रोल वर्ड को अपने को समझना है। कैसे समझना है, सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर कोड के हिसाब से, बात खत्म। और अगर आपकी कंपनी के शेयर्स अगर क्या है, लिस्टेड नहीं है, तो चेंज इन कंट्रोल शब्द को आप समझोगे 2 क्लॉज 27। याद है आपको 2 क्लॉज 27 बच्चों? यस, कंट्रोल की डेफिनेशन है। यस, तो ये हो गया बॉडी कॉर्पोरेट। तो लिस्टेड कंपनी के लिए चेंज इन कंट्रोल का मतलब आप कैसे समझोगे, टेक ओवर कोड के हिसाब से, और अनलिस्टेड कंपनी के लिए आप चेंज इन कंट्रोल का मतलब कहाँ समझोगे, 2 क्लॉज 27 के हिसाब से। तो ये कंपनी के लिए हो गया। इन केस अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, अगर आपकी कंपनी अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो, आप ट्रस्ट हो, बेसिकली हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर आप ट्रस्ट हो तो चेंज इन कंट्रोल का मतलब क्या होगा, इट शैल बी अंडरस्टूड एज एनी चेंज इन द लीगल फॉर्मेशन, ओनरशिप और चेंज इन द कंट्रोल। तो अगर लीगल फॉर्मेशन के तरीके में चेंज होता है, ओनरशिप में चेंज होता है बच्चों, या फिर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में चेंज होता है। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कम से कम अगर किसी ने 50% शेयर अक्वायर कर लिया, नॉट एक्सीडिंग 50%, नहीं, कम से कम 50, 51 भी नहीं है, तो अगर किसी ने कम से कम 50% स्टेक अक्वायर कर लिया आपकी कंपनी में, तो हम मानते हैं कि उसके ऊपर क्या आ गया, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो ये बेसिकली यहाँ पे अपने लिए बॉडी कॉर्पोरेट रेलिवेंट होगा, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एसपीवी होल्डको के लिए रेलिवेंट होगा, बट अपने लिए मेन ये चीज है क्योंकि अपन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज अ ट्रस्ट। तो अगर किसी ने लीगल ओनरशिप ले ली या फिर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अगर आपकी ट्रस्ट में किसी ने ले लिया, तो हम मान जाते हैं कि चेंज इन कंट्रोल हो गया। कंप्लीटेड प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जिस प्रॉपर्टी का, जिस प्रोजेक्ट का क्या आ गया अपने पास, जिस प्रोजेक्ट का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ चुका है। रेलिवेंट अथॉरिटी मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो सिटी की होती है वो आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट देती है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देती है। तो जिस प्रोजेक्ट का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ गया, दैट इज अ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट। एफएसआई का मतलब क्या है, जिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी लैंड का वो हिस्सा जहां पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं उसको अपन एफएसआई बोलते हैं। फॉलो ऑन ऑफर क्या है बच्चों, कुछ नहीं बच्चों, फर्दर ऑफर है। आप इनिशियल ऑफर लेके आए थे आरईआईटी का, उसके बाद आपको पैसों की वापस जरूरत पड़ी, तो आप क्या लेके आ रहे हैं, फॉलो ऑन ऑफर लेके आ रहे हैं। होल्ड को और होल्डिंग कंपनी, क्या होती है होल्ड को और होल्डिंग कंपनी, हाँ जी, जिसके थ्रू आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं बच्चों, जिसके थ्रू आप एसपीवीज में इन्वेस्ट करते हैं। और एसपीवीज क्या है, जो कंप्लीटेड जो प्रॉपर्टीज को अक्वायर करती है या फिर प्रॉपर्टीज को डेवलप करती है। सो होल्ड को और होल्डिंग कंपनी, सबसे पहले व्हाई इट इज रेलिवेंट, it is a source through which investment is made into
एसपीवीज, और एसपीवीज में इन्वेस्टमेंट करने का फायदा क्या है? एसपीवीज 80% कहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं बच्चों? रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करती हैं बच्चों ना। सो इसलिए होल्डको इज अ वेरी सिग्निफिकेंट टर्म। होल्डको जो है वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट टर्म है इफ यू टॉक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आरईआईटीज। सो होल्डको का मतलब होता है, अच्छा होल्डको क्या हो सकती है बच्चों? होल्डको कैन बी अ कंपनी और एलएलपी। सो बच्चों होल्डको जो है वो कंपनी भी हो सकती है या फिर एलएलपी भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, इसमें आरईआईटी कितना होल्ड करेगी बच्चों? आरईआईटी इसमें कम से कम इक्विटी शेयर कैपिटल का 50%, अगर मान लो होल्डको इज अ कंपनी तो 50% इक्विटी कैपिटल का कम से कम होल्ड करेगी। और अगर ये कंपनी नहीं है, मान लीजिए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो गया तो इंटरेस्ट हो जाता है बच्चों, तो कम से कम 50% इंटरेस्ट मेंटेन करेगी। और जो इन्वेस्ट कहाँ पे करती है बच्चों? एसपीवी में इन्वेस्ट करती है। सो बेसिकली आरईआईटी विल होल्ड एटलीस्ट 50% इन होल्डको। और आपको पता है बच्चों 50% अगर होल्डको में है तो एक प्रकार से आपके पास कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आता है, ठीक है, इक्विटी शेयर। अच्छा, होल्डको में इक्विटी शेयर अगर ये कंपनी है और एलएलपी है तो आपको इंटरेस्ट होल्ड करना है। और होल्डको कहाँ पे इन्वेस्ट करती है? एसपीवीज में। और एसपीवी डायरेक्टली क्या होल्ड करती है अपने नाम पे? रियल एस्टेट के एसेट्स, ठीक है। और दूसरा होल्डको जो है, दूसरा देखिए होल्डको प्लस होल्डको में एक और चीज है कि वो किसी और प्रॉपर्टी, होल्डको का कोई और काम धंधा है ही नहीं, ठीक है, विच इज नॉट एंगेज इन एनी अदर एक्टिविटी अदर देन होल्डिंग ऑफ अंडरलाइंग एसपीवी। और जो एसपीवी क्या होल्ड करती है? एक मिनट, और जो क्या कर रही है बच्चों? विच इज नॉट एंगेज इन एनी अदर एक्टिविटी अदर देन होल्डिंग ऑफ द अंडरलाइंग एसपीवी। तो जिसका एक ही काम है, मतलब जिसके काम क्या है? पहला कि वो एसपीवी में होल्ड करेगी या फिर होल्डिंग ऑफ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी और एनी अदर एक्टिविटी। तो होल्ड को क्या कर सकती है बच्चों? पहला तो मैंने बता दिया आपको क्या करेगी, एसपीवी, या फिर डायरेक्टली क्या करेगी? डायरेक्टली भी रियल एस्टेट्स में रख सकती है, और प्लस प्लस इनसे रिलेटेड एक्टिविटीज। और मैंने आपको बताया कि होल्ड को जो है मोस्टली प्रैक्टिकली डायरेक्टली रियल एस्टेट में नहीं डालती, हालांकि उसको अलाउड है बट डायरेक्टली नहीं, वो एसपीवी के थ्रू ही करती है बच्चों, ठीक है। नाउ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सेम जो अपन ने पढ़ा था बच्चों, जो ट्रस्टीज होते हैं, अगर ट्रस्टी कंपनी है, इफ ट्रस्टी इज अ कंपनी, तो फिर उनके बोर्ड में कौन रहेंगे बच्चों? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेंगे। जैसे अगर आपको याद है म्यूचुअल फंड में भी था कि अगर ट्रस्टी, अगर कोई म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी अगर कोई कंपनी है तो कुछ 2/3 डायरेक्टर उसके कम से कम इंडिपेंडेंट होने चाहिए थे, फिर रिमेंबर ऐसा कुछ प्रोविजन अपन ने पढ़ा था। चलिए, सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैं यहाँ पे आपको पूरा नहीं पढ़ाऊंगा अभी, मैं आपको आगे थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया दूंगा। बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वही है जो हमने 149 क्लॉज 6 में पढ़ा था कि एक कंपनी के लिए who qualifies to be an independent director। तो यहाँ पे लगभग डिस्कशन सेम है, बट इसके जो अलग वेरिंग पॉइंट्स है मैं आपको बता दूं। चलिए, सेम स्टार्ट भी ऐसे ही हो रहा है, अदर देन नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ द मैनेजर, अदर देन नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ मैनेजर। मैनेजर कौन है? याद है? ओए, हु इज अ मैनेजर? यस, जस्ट बेसिकली स्पॉन्सर के थ्रू ही आएगा, और जो आपका पूरा क्या नाम है, आरईआईटी के एसेट्स को मैनेज करता है, ठीक है। तो मैनेजर भी क्या करता है? मैनेजर भी क्या करता है? एक बंदे को क्या करता है? नॉमिनेट करता है एज अ डायरेक्टर। तो जो मैनेजर डायरेक्टर नॉमिनेट कर रहा है उसको छोड़ दो, उसको उसके अलावा, ठीक है, सेम पहला जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ओपिनियन में जिसके पास क्या है? इंटेग्रिटी है, एक्सपर्टीज है, जो आरईआईटी का क्या नहीं है। अच्छा, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विद रिगार्ड टू अपन आरईआईटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो आरईआईटी का स्पॉन्सर नहीं है, प्रमोटर नहीं है, प्रमोटर ऑफ द पार्टीज टू आरईआईटी, आरईआईटी से रिलेटेड जो भी जो पार्टीज, जैसे वैल्यूअर हो गया, मैनेजर हो गया, इनका भी प्रमोटर नहीं होना चाहिए, इनकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट का नहीं होना चाहिए बच्चों,
जो REIT से, होल्डको से या SPV से रिलेटेड नहीं है, और REIT की जो भी पार्टीज है उनसे भी रिलेटेड नहीं है, प्लस इन सब के होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट, होल्डिंग सब्सिडरी सॉरी होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट और देयर प्रमोटर्स और डायरेक्टर, इनसे भी रिलेटेड नहीं। एसोसिएट कौन है, मैंने बताया था ना आपको, अरे अभी तो पता था एसोसिएट, हाँ इंडिविजुअल के केस में, इंडिविजुअल के केस में उसके रिलेटिव। दूसरा, कोई भी इंसान जो दूसरे इंसान को कंट्रोल कर रहा है या दूसरा इंसान इसको कंट्रोल कर रहा है, तो ये भी क्या हो गए, एसोसिएट हो गए। कंपनी के लिए एसोसिएट कौन है, उसके प्रमोटर्स, और उसके प्रमोटर जिन जिन दूसरी कंपनीज के प्रमोटर है वो, तो एसोसिएट होना चाहिए। और दूसरा, जिसको अपने रेम्यूनरेशन के अलावा, जो बच्चा, जो बंदा आपके यहाँ पे डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वो आपकी REIT में या आपके ट्रस्टी के यहाँ पे वो सिर्फ अपने रेम्यूनरेशन में इंटरेस्टेड होगा, बाकी उसको क्या कर रही है REIT, क्या कर रहा है ट्रस्टी, मतलब खैर ट्रस्टी के केस में नहीं, बट REIT क्या कर रही है, कहाँ पे इन्वेस्ट कर, मतलब वो कुल मिला के अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन देगा। उसको कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा REIT का तो उसका भला हो जाएगा, ऐसा उसका कोई भी विचार नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये 4 बेसिक क्राइटेरिया, उसके बाद 5वां, फिर जिसके रिलेटिव, यस, जिसके रिलेटिव को कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर है भी तो 50 लाख रुपीज और 2%। सेम बच्चों, ये जो कंसेप्ट है ये जस्ट एक बार आप रीड कर लीजिएगा, ये डायरेक्टली 149 सबसेक्शन 6 जो अपन कंपनी के लिए पढ़ते थे, उन्होंने यहाँ पे इसका क्या कर दिया, रेप्लिका कर दिया। जस्ट एक बार रीड कर लेना, और कुछ नहीं बच्चों, नॉट रेलिवेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, बट एक बार रीड कर लेना एक बार, ठीक है। और नहीं तो, और इसकी एज कम से कम 21 साल की होनी चाहिए, और जिसके पास और भी सभी के द्वारा अगर कुछ और क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब की गई है उनको क्या करे, फुलफिल करे। चलिए, नेट एसेट वैल्यू का मतलब क्या है बच्चों, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ REIT एसेट्स, जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, और इसमें आपको माइनस क्या करना है बच्चों, एक्सटर्नल डेट माइनस बाय, इसको हम रिड्यूस करेंगे किससे बच्चों, एक्सटर्नल डेट, और इसको डिवाइड किससे कर देंगे, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट। तो यहाँ पे जैसे अगर मान लो आपके 500 करोड़ रुपए हैं, माइनस आपके जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी आपके एक्सटर्नल डेट्स हैं, जहां जहां पे आपके खर्चे हैं, ठीक है, और उसको आप डिवाइड किससे कर देंगे बच्चों, आउटस्टैंडिंग यूनिट से। ये एक्सटर्नल डेट को अपन थोड़ा सा आगे और एनालाइज करेंगे, अभी बस इतना ध्यान रखिए कि एनएवी इज नथिंग, एसेट्स माइनस ऑल द डेट ऑब्लिगेशन, जो भी आपके ऑब्लिगेशन, जो आपको पैसे पे करने हैं, जिसको आप एक्सपेंसेस भी मान सकते हैं, और इसको हम डिवाइड कर देंगे यूनिट से। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट क्या होता है बच्चों, सीधी बात है, कोई कुछ नहीं बच्चों, एक ऐसा सर्टिफिकेट जो आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इश्यू करके देती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, ठीक है। और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ये दिखाता है कि आप ये प्रॉपर्टी अब यूज करने के लायक हो चुकी है। रियल एस्टेट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल एस्टेट, और प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, लैंड, या फिर लैंड के ऊपर आपने जो भी स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए, इंप्रूवमेंट मतलब जो जो आपने लैंड के ऊपर स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए। अच्छा, लैंड लीज होल्ड भी हो सकती है, फ्री होल्ड भी हो सकती है। फ्री होल्ड मतलब जब आप किसी लैंड के ओनर होते हैं तो फ्री होल्ड होता है। बिल्डिंग्स, शेड्स, गैरेजेस, फेंसेस, फिटिंग्स, फिक्सचर्स, वेयरहाउस, कार पार्क एटसेट्रा, और एनी अदर एसेट incidental to the ownership of real estate but does not include mortgage. Mortgage backed security में आप डाल सकते हो 20%, बट डायरेक्ट मॉर्गेज इज नॉट अ रियल एस्टेट, कि भाई मैं आपको लोन दे दूं और मैं आपको 10 करोड़ का लोन दे दूं और 10 करोड़ के बदले आपने अपना घर मेरे पास रख दिया, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने 10 करोड़ रुपए रियल एस्टेट में डाला है, मॉर्गेज इंक्लूड नहीं करता। हाँ, उसके बाद हाँ, कोई भी एसेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन में आता है उसको आप रियल एस्टेट नहीं मानेंगे। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम द अबव फॉलोइंग कैप्चर्ड मतलब नीचे लिखी हुई प्रॉपर्टीज अगर आपके प्रमाइस के अंदर आती है, within the above mentioned definition of infrastructure shall be considered as real estate। इधर देखो, जो जो प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट ने बताई है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, उनको आप रियल एस्टेट नहीं मानेंगे। लेकिन जो जो प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट ने बताई ये इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, अगर उसके हिस्से में, जैसे गवर्नमेंट ने बताया कि ये पर्टिकुलर स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंफ्रास्ट्रक्चर, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं स्पेशल इकोनॉमिक जोन को हम इंफ्रास्ट्रक्चर मानेंगे, ठीक है, तो अगर उसके एरिया, उस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर होटल है, हॉस्पिटल है, कन्वेंशन सेंटर है, जो एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का हिस्सा है और जहां से क्या आ रही है, रेंट और इनकम आ रही है, उसको आप रियल एस्टेट मानोगे, भले वो किसके अंदर आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर। जो गवर्नमेंट ने बताया कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अंदर अगर होटल्स आते हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं, कन्वेंशन सेंटर आते हैं, जो किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का पार्ट है,
और उससे अगर रेंट और रेवेन्यूज आ रहे हैं, भले ही उस जगह को गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बताया है, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया एज इंफ्रास्ट्रक्चर, बट किसी पर्टिकुलर उसी जगह पे अगर क्या है, हॉस्पिटल है, होटल्स हैं, और उसके ऊपर से क्या आ रहा है बच्चों, रेंट वगैरह आ रहे हैं। फिर कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कॉम्पोजिट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल पार्क्स एंड एसईजेड। लो बच्चों, सो एसईजेड इंडस्ट्रियल पार्क, बेसिकली आपके अगर एसईजेड्स हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क वगैरह जो भी हैं, इंडस्ट्रियल पार्क्स, एक स्पेसिफिक एरिया में है, और गवर्नमेंट ने उस पर्टिकुलर एरिया को क्या किया है बच्चों, इंफ्रास्ट्रक्चर बताया कि भाई ये 2 किलोमीटर का एरिया या ये जो एरिया है इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर वाले एरिया के अंदर अगर क्या आ रहा है बच्चों, एसईजेड्स आ रहे हैं, या फिर कुछ आईटी पार्क्स आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल पार्क्स आ रहे हैं, तो उनको भी, और वहां से क्या जनरेट हो रही है, हालांकि यहाँ पे लिखा नहीं है, बट वहां से भी इनकम ही जनरेट होगी, तो उसको भी अपन क्या मानेंगे, रियल एस्टेट मानने वाले हैं। रियल एस्टेट, तो ये एक मिनट, ये हमने रियल एस्टेट पढ़ा है, ये हमने क्या पढ़ा है, रियल एस्टेट पढ़ा है। रियल एस्टेट एसेट्स का मतलब क्या हो गया, तो ये रियल एस्टेट, ये सिर्फ रियल एस्टेट है, लेकिन इन रियल एस्टेट में अगर किसी REIT ने पैसा डाल दिया है तो ये क्या बन जाएगा, उस REIT के लिए रियल एस्टेट एसेट्स बन जाएगा बच्चों, ठीक है। और आप इसको डायरेक्टली भी होल्ड कर सकते हैं, आप होल्ड को या फिर SPV के थ्रू भी रियल एस्टेट्स को क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। रिएट का मतलब क्या होता है, जो आपकी ट्रस्ट सभी के साथ रजिस्टर्ड है। रिएट एसेट्स का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं बच्चों, जो भी एसेट्स के, रिएट के एसेट्स का मतलब क्या हो गया, जो भी रियल एस्टेट एसेट्स में REIT ने पैसा लगाया है वो क्या बन जाएंगे। और ये जो एसेट्स हैं ये फ्री होल्ड बेसिस पे भी हो सकते हैं और लीज होल्ड बेसिस पे भी हो सकते हैं, मतलब आप प्रॉपर्टी लीज पे लेके उसको सब लीज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक मिनट बच्चों, रिलेटेड पार्टी, हाँ पेंसिल नहीं नहीं, हाँ जी, रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या होता है, 2 क्लॉज 76 है ना, अच्छा फाइनली आएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल रिलेटेड पार्टीज, SEZ के कंटेक्स्ट में रियल रिलेटेड पार्टीज का मतलब क्या होता है, लो यही बोल रहा है कि भाई 2 क्लॉज 76 में जो भी रिलेटेड पार्टीज हैं, जो कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टीज होती हैं, जो कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी होती है, वही रिलेटेड पार्टीज किसके लिए होंगी, REIT के लिए। जैसे कंपनी के लिए उसके डायरेक्टर्स, REIT के जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं वो हो जाएंगे, देन उनके स्पॉन्सर्स हो जाएंगे, प्रमोटर मतलब कंपनी के लिए जैसे प्रमोटर होते हैं वैसे इनके लिए स्पॉन्सर्स होते हैं, ठीक है। अंडर द एंड शेल ऑल्सो इंक्लूड, शेल ऑल्सो इंक्लूड में कौन कौन आ गया बच्चों, स्पॉन्सर, मैनेजर, ट्रस्टी और इंडक्टेड स्पॉन्सर, जो बाद में अगर आप स्पॉन्सर चेंज करते हो तो उसको इंडक्टेड स्पॉन्सर बोलते हैं, तो ये भी आएंगे। तो मतलब कंपनी के अंदर जो है रिलेटेड पार्टीज वो तो है ही है, और उसके साथ में जैसे मैंने कहा था कंपनी में प्रमोटर होता है तो यहाँ पे स्पॉन्सर हो जाएगा, तो उन्होंने अलग से स्पेसिफाई कर दिया स्पॉन्सर। उसके बाद प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, पार्टनर ऑफ द पर्सन इन क्लॉज 1, तो क्लॉज 1 में मतलब इनके अगर कोई बिजनेस पार्टनर्स हैं तो वो भी, ठीक है, प्लस डायरेक्टर्स, ठीक है। प्रमोटर्स कहां से आ गए, हु आर द प्रमोटर्स, क्योंकि स्पॉन्सर्स ही प्रमोटर होते हैं, और कहां से आ गए REIT के प्रमोटर्स, एंड शेल ऑल्सो इंक्लूड, चलो देखते हैं। मैनेजर एक बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो हाँ हाँ हाँ, अगर मैनेजर आपका बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसका बेसिकली प्रमोटर हो जाएगा, यस। रेंट जनरेटिंग प्रॉपर्टी मतलब जिस प्रॉपर्टी को आपने रेंट पे दे दिया है। सीनियर मैनेजमेंट का मतलब वही जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा था, 1 लेवल बिलो द बोर्ड, यस, 1 लेवल बिलो द बोर्ड के जो लोग हैं, ठीक है, जो कोर मैनेजमेंट टीम का क्या है, पार्ट है। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इंक्लूड मत करना क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। और इसमें मैनेजमेंट 1 लेवल बिलो द बोर्ड के, फिर देन आपका CEO, एंड शेल ऑल्सो कंप्राइज ऑल मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट 1 लेवल बिलो द, अच्छा एक लेवल बिलो, CEO, MD,
WTD इन सब के एक लेवल के नीचे के लोग, एंड शेल स्पेसिफिकली इंक्लूड द कंप्लायंस ऑफिसर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो कंप्लायंस ऑफिसर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी क्या है बच्चों? सीनियर मैनेजमेंट का हिस्सा है। नाउ एसपीवी, एसपीवी भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों समझना। होल्ड को अपन ने समझ लिया, ये सारी डेफिनेशन अगर अपन अच्छे समझ लेना तो अपने को आगे ना बहुत इजी हो जाएगा। स्ट्रक्चर पढ़ लो, स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ लिया, उसके बाद कुछ बचेगा नहीं। उसका सेबी बस यही बोलेगी कि यहाँ पे इतना इन्वेस्ट करो, वहाँ पे इतना इन्वेस्ट करो, आईपीओ ला रहे हो तो ये कंडीशन फुलफिल करो, फिर बाकी सब आईसीडीआर जैसे ही आ जाएगा बच्चों। क्योंकि मेन यहाँ पे हम कंसर्न क्या है, ये सब पढ़ने के बाद अपना मेन जो कंसर्न रहेगा वो ये रहेगा कि अपने को पैसा रेस करना है। क्योंकि आरईआईटी को क्रिएट करने का मकसद ही क्या है, वी हैव टू रेज मनी। और दूसरा, एक बार इन्होंने पैसे रेस कर लिए तो दूसरा एक तीसरी चीज आ जाएगी। देखो अभी हम डेफिनेशन पढ़ लेंगे, दूसरा उसके बाद इनको पैसे रेस करवा देंगे, और तीसरा हमें ये ध्यान में रखना है कि साला पैसा रेस करने के बाद इनके अंदर मस्ती ना आ जाए। क्योंकि पैसा रेस कर लिया उसके बाद ये धाए धाए लगे हैं रिलायंस के शेयर खरीदने हैं, साला स्टॉक मार्केट नहीं, तो हमको वहां पे कंट्रोल करना है। तो इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो ये चैप्टर बेसिकली 3 ही पार्ट में डिवाइडेड है, डेफिनेशंस, पब्लिक इश्यू या पब्लिक ऑफर, और तीसरा इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन। और हमको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ना है, दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक। हाँ, तो स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या है बच्चों जी? सबसे पहले बताइए, एसपीवी सबसे पहले तो इट कैन बी अ कंपनी और इट कैन बी एन एलपी, ठीक है। ऑलरेडी हमने कुछ ऐसा पढ़ा है इसमें बच्चों आरईआईटी या फिर आपकी होल्ड को कम से कम कितना परसेंट होल्ड करेगी बच्चों? कम से कम 50%। 50% का मतलब एक प्रकार से कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी आप मान सकते हो। कम से कम 50% के पास एसपीवी में कौन होल्ड करेगा? या तो आरईआईटी डायरेक्टली होल्ड करेगी या फिर होल्ड को के थ्रू होल्ड करेगी। बट याद रखना, होल्ड को के थ्रू होल्ड करना प्रैक्टिकल होता है। दूसरा प्लस मैंने आपको बताया कि एसपीवी 80% कहां पे इन्वेस्ट करती है बच्चों? प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करती है। और प्रॉपर्टीज में कैसे इन्वेस्ट करती है? डायरेक्टली मतलब अब एसपीवी मस्ती नहीं मारेगी मैं एक और एसपीवी बनाऊंगी और ऐसा नहीं। एसपीवी डायरेक्टली रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में या रियल एस्टेट एसेट्स 80% होल्ड करेगी, ठीक है। और तीसरा, इसका एक ही काम है, ओए इसका एक ही काम है क्या? ये होल्ड करती है और डेवलप करती है क्या? रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज को, यस। उसके अलावा ये कोई भी दूसरे धंधे में शामिल नहीं होती, ठीक है। स्पॉन्सर कौन होता है बच्चों? जो लोग क्या करते हैं? ओए स्पॉन्सर कौन होता है? जो रीड बनाते हैं बच्चों, यस। और ये सेबी को एप्लीकेशन देते हैं किस चीज के लिए? जैसे म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर क्या करता है? सेबी को एप्लीकेशन देता है कि मेरे म्यूचुअल फंड ट्रस्ट को रजिस्टर करो। वैसे ही ये स्पॉन्सर क्या देता है? सेबी को एप्लीकेशन देता है कि मेरे रिएट को क्या करो? रजिस्टर करो। स्पॉन्सर ग्रुप में क्या आ गया? जैसे प्रमोटर ग्रुप होता है, याद है आपको? वैसे क्या होगा? स्पॉन्सर ग्रुप। अब यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है इंक्लूड्स मतलब ये सारे लोग स्पॉन्सर ग्रुप का क्या होंगे? हिस्सा होंगे। पहला कौन बच्चों? जो खुद से क्या है? स्पॉन्सर है, ठीक है। जैसे कि ब्लैकस्टोन ग्रुप पीएलसी और एम्बेसी आईटी पार्क्स लिमिटेड, ये दो कंपनी से मिलकर क्या बना है? एम्बेसी आरईआईटी, एम्बेसी आईटी पार्क्स बना है। सो स्पॉन्सर मतलब जो खुद से स्पॉन्सर है। बेसिकली कौन? ब्लैकस्टोन ग्रुप और दूसरा एम्बेसी आईटी पार्क्स लिमिटेड, ये दो कंपनीज ने मिलके ये स्पॉन्सर हो गए। दूसरा, अच्छा ये जो स्पॉन्सर है दोनों क्या इंडिविजुअल्स हैं, बॉडी कॉर्पोरेट है? नहीं, ये पीएलसी इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी, फॉरेन कंपनी है, ठीक है। तो दोनों बॉडी कॉर्पोरेट है। तो बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर स्पॉन्सर आपका बॉडी कॉर्पोरेट है तो क्या आ जाएगा? ये दोनों जिसको क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं, वो भी स्पॉन्सर ग्रुप का हिस्सा आ जाएगा। जो लोग इनको कंट्रोल कर रहे हैं वो भी आ जाएंगे। Who controls such body corporate entities or person which are controlled by the person referred in clause B। अच्छा, मतलब एम्बेसी और ब्लैकस्टोन को जो कंट्रोल कर रहा है वो,
और एम्बेसी और ब्लैकस्टोन को जो कंट्रोल कर रहा है वो अगर दूसरी एंटिटीज को भी कंट्रोल कर रहे हैं तो ये सब भी क्या आ जाएंगी बच्चों, ये सब भी स्पॉन्सर ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, तो ये हो गया अगर आपका स्पॉन्सर क्या था, बॉडी कॉर्पोरेट था। अगर आपका स्पॉन्सर कौन है, इंडिविजुअल है, तो सबसे पहले तो उसके इमीडिएट रिलेटिव डाल दो। दूसरा, जो जो एंटिटीज को वो इंडिविजुअल क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, जो जो पर्सन को इंसान कंट्रोल कर रहा है, तो वो भी क्या हो जाएंगे, स्पॉन्सर बन जाएंगे। तो ये हो गया स्पॉन्सर ग्रुप। तो स्पॉन्सर ग्रुप में कौन हो गया, स्पॉन्सर खुद से ही हो गया। और अगर स्पॉन्सर कंपनी है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, तो जो लोग उस कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं वो, जिन लोगों को वो कंपनी कंट्रोल कर रही है वो, और जो लोग इनको कंट्रोल कर रहे हैं वो लोग अगर दूसरों को कंट्रोल कर रहे हैं तो वो सब स्पॉन्सर ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, टीडीआर का मतलब क्या है बच्चों, इट्स बेसिकली टीडीआर इज नथिंग बट इट्स बेसिकली अ डेवलपमेंटल राइट। एक डेवलप करने का राइट होता है जो आपको कौन ग्रांट करता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ग्रांट करती है। किसके ल्यू में, ल्यू मतलब किसके बदले, आपने अपनी लैंड सरेंडर की है या फिर आपकी लैंड को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने क्या किया है, अक्वायर किया है एज पर द रेलिवेंट लॉस, लैंड एक्विजिशन जो लॉ है। तो ये सारे केसेस में क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो है बेसिकली टीडीआर हो जाएगा। ठीक है, वैल्यूअर का मतलब आप कंपनीज एक्ट में पढ़ाई है अपन ने 247 के अंदर, जिसको जो बंदा रजिस्टर्ड वैल्यूअर होता है दैट पर्सन इज कॉल्ड एज वैल्यूअर। सो बच्चों ये सारी चीजें हो गई। नाउ मैं चाहता हूं कि एक बार 2 मिनट का टाइम लो, लुक एट ऑल द डेफिनेशन। कुछ नहीं समझा तो प्लीज डू आस्क मी, एक बार मुझसे पूछ लीजिए। यहां तक इज एवरीवन क्लियर? एक बार प्लीज चेक कर लीजिए बच्चों। पक्का, चलो एक बार देख लेना। और किसी कोई डाउट है तो भाई जन्नत है, मतलब जन्नत है, क्या ही बोल तेरे को। पुणे जन्नत है, मतलब मैं क्या ही बोलूं। सॉरी, इंदौर इंदौर मेरे मुंह से आज भी पुणे ही निकलता है। वो आदत हो गई ना यार, 10 15 17 साल की आदत हो गई। कल वीडियो बना रहे थे तो मैं यही बोले यार, तक तो बच्चों हम आ गए पुणे में। कल टीम देखी सब लोगों ने? देख कोशिश तो की है यार अच्छी टीम बनाने की। लेट्स सी हाउ डज इट गो। बाकी ये सब लोग काफी एक्सपीरियंस्ड है, काफी अच्छी हैं। और अथर्व का बहुत क्रूशियल रोल रहा है टीम को एक साथ लाने में। तो वही बच्चों अकेले लाइक अच्छा है, देखो अब क्या है। बट आप सब लोग सीएस बन जाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। लाइक मैं आप सबके इंदौर में तो मैं फुल मार्केटिंग कर रहा हूँ ना, बड़े बड़े फोटो लगाऊंगा, 1 लाख रुपए महीने की फोटोइंग लेके ना, सबसे प्राइम लोकेशन पे तुम सबके फोटो लगाऊंगा, बस बन जाओ तुम। और रैंक वैंक से मुझे उतना वो नहीं है, बट आप में से मेरे को शुभ से, अर्जुन से, अथर्व से, 3 लोगों से तो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि तीनों का, अच्छा तीनों लड़के हैं ना इस बार, लड़कियों में सिमरन भी कमाल कर सकती है। देखो जो ठान लेगा ना इस बार कमाल करने का वो कर लेगा। ठीक है, जैसे अभी आपका ड्राफ्टिंग खत्म हो गया, मेरे ख्याल से 2 महीने में मैं ये दो, इसमें थोड़ा सा दिसंबर में, जनवरी, नहीं नहीं दो, हाँ 60 मार्क का तो मैं 2 महीने में करा दूंगा। 60 मार्क का नहीं भाई, मैं पूरा 100 मार्क का ही कराऊंगा। ठीक है, बट 60 मार्क का, जिन लोग को 60 मार्क का करना है वो 60 मार्क का करके छोड़ देना, आप लोग लाइक खुद से ही पढ़ सकते हो। बाकी मैं पूरा 100 का ही कराऊंगा यार। इधर चलो ना, लेट्स सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये अच्छा है। इसके यार बेयर रेगुलेशन भी मैं निकाल लेता हूँ। कल शाम तक, आज शाम तक हो सकता है मैं आपको इसके नोट्स भेज दूं। क्या मेरे को थोड़ा टाइम ही नहीं मिलता ना यार, मैं दिन भर वो काम करा देता हूँ। बाकी इसके नोट्स मेरे पास रेडी है। आज शाम को ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो मैं आपको नोट्स भेज दूंगा।
और मैं सारे बेयर रेगुलेशन भी भेज दूंगा, तो बेयर रेगुलेशन आप लोग प्लीज रेफर कीजिएगा तो आपको थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब क्या हो गया बच्चों? इफ यू विश टू गेट योर सेल्फ, इफ यू विश टू रजिस्टर योर REIT with SEBI, you need to comply with the eligibility criteria, ठीक है। तो अगर आपको सबसे पहले बच्चों, अगर आपको इफ यू वांट टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड, आपको अगर अपनी REIT को SEBI के साथ रजिस्टर करवाना है तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करवाना है, सबसे पहले अपने आप को SEBI के साथ रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ये सारी कंडीशंस फुलफिल करनी। यार ड्राफ्टिंग के टोटल लेक्चर पूरे हो गए ना अभी ऐप पे अपलोड? दादा एक बार बताना, पूरे लेक्चर चेक किए आपने? अपलोड हो गए ना सारे? नहीं हुए थे? मैंने लास्ट डे चेक किया था मॉर्निंग, तो नहीं हुआ था, मैंने मैसेज किया था। वो तो मुझे बोल रहा है, ऋतिक बोला कि सारे लेक्चर अपलोड हो गए। मैं एक बार फिर से चेक करता हूँ। और टोटल लेक्चर कितने ड्राफ्टिंग के? मैंने था मैं कैलकुलेट यार 65 अपन ने एक बार कैलकुलेट किया 71 थे ना, और उसके बाद मैंने 11 और लिए हैं। अपन ने कुछ गड़बड़ किया क्या? हाँ क्या यार, एक बार वो 2-3 फोल्डर में वो सारे फोल्डर का मर्ज करके चेक करना यार, एक बार चेक करना। हाँ और हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो सबसे पहले अपन लेट्स सी, विल चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नंबर 1, तो सभी आपको रजिस्ट्रेशन तभी देगी जब आप ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्या कर दें, मीट कर दें। सबसे पहला, यू शुड बी रजिस्टर्ड एज अ ट्रस्ट अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट। इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए एज अ ट्रस्ट। और दूसरा, आपकी जो मेन एक्टिविटी है, जो आपकी प्राइमरी एक्टिविटी है, जब आप रजिस्टर कराओ ट्रस्ट के लिए तो आपको अपनी मेन एक्टिविटी ये दिखानी है कि हम REIT क्रिएट करना चाहते हैं और REIT के थ्रू हम रियल एस्टेट में क्या करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन ये हो गई। सेकंड जो कंडीशन है दैट रिलेट्स टू योर स्पॉन्सर। स्पॉन्सर का कम से कम कितना परसेंट है बच्चों? ओए, एक स्पॉन्सर कितना होल्ड करेगा कम से कम पोस्ट इश्यू के बाद? 5%। और कलेक्टिवली कितना होल्ड करेंगे बच्चों? 15%। यस, ठीक है। और प्लस ईच स्पॉन्सर shall be clearly identified in the ऑफर डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये चीज याद रखना। उसके बाद आपका स्पॉन्सर, आपका मैनेजर और आपका ट्रस्टी, मैंने आपको कल ही बताया था ये सब क्या होने चाहिए, ये सब सेपरेट एंटिटीज होने चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा बच्चों, ठीक है। नाउ उसके बाद बच्चों एक और चीज याद रखिएगा स्पॉन्सर के लिए बच्चों, फॉर ईच स्पॉन्सर ग्रुप नॉट लेस देन 1 person shall be identified as a sponsor. Can someone let me know the meaning of this? हर एक स्पॉन्सर ग्रुप के लिए कम से कम एक बंदे को आपने आइडेंटिफाई करना है एज अ स्पॉन्सर। व्हाट डज दैट मीन? हाँ जी, हर देखो अभी मैंने आपको बताया स्पॉन्सर ग्रुप कौन है, अभी हमने थोड़ी देर पहले स्पॉन्सर ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी, राइट। तो स्पॉन्सर ग्रुप जैसे कि आपका कंपनी के केस में स्पॉन्सर कौन होता है? इस कंपनी को अगर कोई दूसरी कंपनी क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो मान लो ये, या हाँ मान लो एक्स लिमिटेड है आपका स्पॉन्सर, लेकिन एक्स लिमिटेड की पेरेंट कंपनी कौन सी है? वाई लिमिटेड।
सो वाई लिमिटेड क्या हो गया, ग्रुप का एक पार्ट हो गया, स्पॉन्सर ग्रुप के अंदर आ गया। तो वाई लिमिटेड को क्या करना है बच्चों, वाई लिमिटेड को क्या करना है, वाई लिमिटेड जो स्पॉन्सर ग्रुप का एक हिस्सा है वो किसी एक बंदे को नॉमिनेट कर सकती है या किसी एक बंदे को आइडेंटिफाई कर सकती है, किसी इंडिविजुअल को या किसी और खुद को भी आइडेंटिफाई कर सकती है कि, या फिर किसी डायरेक्टर को बोल सकती है कि ये हमारा डायरेक्टर है, तो वाई लिमिटेड के बिहाफ पे हम नॉमिनेट कर रहे हैं अपने डायरेक्टर को हु वुड बी एक्टिंग एज अ स्पॉन्सर। तो आपका एक स्पॉन्सर तो मेन हो गया, एक स्पॉन्सर मेन हो गया आपका जो मतलब पहला स्पॉन्सर था, और ये क्या हो गया आपके स्पॉन्सर ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव हो गया। ठीक है, तो आपके जितने भी, तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्पॉन्सर ग्रुप की, तो स्पॉन्सर हो सकता है आपका एक ही इंसान हो एक्स, बट स्पॉन्सर ग्रुप में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, स्पॉन्सर ग्रुप में बहुत सारे लोग आ जाएंगे। अरे हाँ है ना, स्पॉन्सर तो मैं ही हूं, मैं एक कंपनी हूं एक्स लिमिटेड, बट मेरी पेरेंट कंपनी, मेरे प्रमोटर्स, ये सब भी किसके अंदर आ जाएंगे, स्पॉन्सर ग्रुप के। तो जितने भी स्पॉन्सर ग्रुप के लोग हैं इनको क्या करना चाहिए, अपना एक एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जिसको ये आइडेंटिफाई कर दें कि ये हमको रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा नॉमिनेटेड स्पॉन्सर है। ठीक है, उसके बाद आउट ऑफ द एंटिटीज कैटेगराइज एज स्पॉन्सर ग्रुप, जितनी भी आपकी एंटिटीज हैं जैसे एक्स लिमिटेड हो गया, वाई लिमिटेड हो गया, जेड लिमिटेड हो गया, फिर इनका एक एक रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा जिनको इन्होंने क्या किया है एज अ स्पॉन्सर, लाइक स्पॉन्सर ग्रुप में कैटेगराइज किया है। ओनली द फॉलोइंग एंटिटीज में बी कंसीडर्ड। अब जो आपके स्पॉन्सर ग्रुप है, आपके बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे स्पॉन्सर ग्रुप निकल जाए, बहुत सारे आपके स्पॉन्सर्स निकल जाए, क्योंकि डेफिनेशन काफी इंक्लूसिव है ना। आपका जो प्रमोटर है वो, फिर आपके प्रमोटर ने जो जो कंपनीज प्रमोट की हैं वो, तो बहुत सारे स्पॉन्सर निकल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप बतौर स्पॉन्सर आप किसको रिकॉग्नाइज करेंगे, तो ये चीज ध्यान में रखना। तो बतौर स्पॉन्सर आप रिकॉग्नाइज करने वाले किसको, नंबर वन, अ पर्सन और एंटिटी हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल्डिंग एन इंटरेस्ट और शेयर होल्डिंग इन एनी ऑफ द एसेट्स और एसपीवीज और होल्डकोस प्रपोज टू बी ट्रांसफर्ड टू आरईआईटी। तो मतलब आपके स्पॉन्सर में हो सकता है 50 लोग आ जाए, मतलब स्पॉन्सर ग्रुप के अंदर हो सकता है 50 लोग क्वालिफाई कर जाए, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ दीज रेगुलेशंस आप स्पॉन्सर किसको मानोगे, जो स्पॉन्सर, मतलब जो आपका स्पॉन्सर तो है ही, जो आपके स्पॉन्सर ग्रुप का हिस्सा है, प्लस स्पॉन्सर ग्रुप का हिस्सा होने के साथ साथ वो क्या कर रहा है बच्चों, उसका क्या है बच्चों, इंटरेस्ट, अगर फर्म है तो होल्डको, अगर आपकी होल्डको क्या है, कोई एलएलपी फर्म है तो उसमें इंटरेस्ट होल्ड कर रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं बच्चों, शेयर वगैरह होल्ड कर रहा है किसी एसपीवी में या फिर होल्डको में। दूसरा, अ पर्सन और एंटिटी हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल्डिंग यूनिट्स ऑफ आरईआईटी ऑन पोस्ट इश्यू बेसिस। पर्सन और एंटिटी या फिर वो जो आरईआईटी में क्या कर रहा है बच्चों, शेयर्स होल्ड कर रहा है, इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है बेसिकली, आई एम सॉरी, यूनिट्स। और तीसरा, a person or entity whose experience is being utilized by the sponsor for meeting with the element, तो जिसके एक्सपीरियंस को यूज कर रहा है। तो ये तीन चीजें स्पॉन्सर के बारे में आपको ध्यान रखनी। बच्चों मैं एक बार वापस से रिवाइज कर दूं, सो प्लीज हियर बच्चों, तो स्पॉन्सर को लेके कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। नंबर वन, पहला तो 5% और 15% वाली कंडीशन हो गई, ये सिंपल हो गया, ये तो अपन ने बहुत आराम से पढ़ा है। सॉरी, दूसरी, हर स्पॉन्सर ग्रुप से आपको एक बंदे को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, जिसको हम स्पॉन्सर कहेंगे, ये भी सिंपल हो गया। तीसरा, स्पॉन्सर ग्रुप आपका बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो आपको बेसिकली स्पॉन्सर आप किसको मानने वाले हैं बच्चों, नंबर वन, मैं बोल रहा हूं स्पॉन्सर हो सकता है अपने 50 आ जाए, बट एक्चुअली में इन रेगुलेशंस के लिए हम स्पॉन्सर किसको मानेंगे, नंबर वन, जिसने क्या किया है, जिसने होल्डको में या फिर रियल एस्टेट में क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, या फिर जिसने आरईआईटी के यूनिट्स में इन्वेस्ट किया है, या फिर जैसे आपको अगर मान लो लाइक अगर आपको आरईआईटी लॉन्च करना है तो आपके पास 5 साल का, एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 साल का रियल एस्टेट सेक्टर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन जो स्पॉन्सर है उस बेचारे को तो 3 ही साल का एक्सपीरियंस है। स्पॉन्सर जो मेन स्पॉन्सर है उसको 3 साल का एक्सपीरियंस है, बट स्पॉन्सर का जो प्रमोटर है वो तो ऑलरेडी 10 साल से क्या है, रियल एस्टेट सेक्टर में एक्सपीरियंस रखता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे स्पॉन्सर अपना एक्सपीरियंस देगा सेबी को, या अपने प्रमोटर का एक्सपीरियंस देगा, खुद का एक्सपीरियंस देगा या प्रमोटर का एक्सपीरियंस देगा, हाँ। अब स्पॉन्सर का जो प्रमोटर है वो भी प्रमोटर ग्रुप का, स्पॉन्सर ग्रुप का ही हिस्सा है ना, तो उसको भी स्पॉन्सर मानेंगे।
तो जिसका एक्सपीरियंस REIT क्या कर रही है, या REIT का स्पॉन्सर क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, ताकि वो सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से क्वालिफाई हो जाए। तो ये चीज याद रखना। तो स्पॉन्सर की डेफिनेशन, स्पॉन्सर ग्रुप के अंदर हो सकता है 50 लोग क्वालिफाई कर जाए, बट नॉट एवरीवन विल बी कंसीडर्ड एज स्पॉन्सर। तो ये जो 3 में से कोई एक क्राइटेरिया, मतलब जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इंटरेस्टेड है REIT में, उसी को, जिसने इन्वेस्ट किया है, या फिर जो REIT में एक्चुअली में यूनिट्स होल्ड कर रहे हैं, मतलब वो आपको पता है ना REIT में स्पॉन्सर के पास कम से कम 5% और 15% का क्राइटेरिया है, वो मीट कर रहा है, या फिर जिसका एक्सपीरियंस REIT यूज कर रहा है, उसी को अपन स्पॉन्सर मानेंगे। ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कौन है, छोड़ दे। उसके बाद स्पॉन्सर ऑन कलेक्टिव बेसिस शैल हैव अ नेटवर्थ ऑफ नॉट लेस देन 100 करोड़। स्पॉन्सर्स ऑन कलेक्टिव बेसिस, मतलब जितने लोग भी आपके स्पॉन्सर्स के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं, उनका कलेक्टिव बेसिस पे टोटल कितने का नेटवर्थ होना चाहिए, सबका मिलाकर 100 करोड़ का। हाउएवर ईच स्पॉन्सर हैज अ नेटवर्थ ऑफ नॉट लेस देन 25 करोड़, मतलब इंडिविजुअली 25 करोड़ एक स्पॉन्सर का, और एग्रीगेट बेसिस पे 100 करोड़। ये ध्यान में रखना। द स्पॉन्सर और इट्स एसोसिएट not less than 5 years experience. The sponsor or its associate has not less than 5 years experience in sponsor. अगर स्पॉन्सर को नहीं है तो उसके कम से कम जो एसोसिएट्स हैं, एसोसिएट अगर देखा जाए तो वही जिसको स्पॉन्सर कंट्रोल कर रहा है या जिसके द्वारा स्पॉन्सर कंट्रोलर है। तो एसोसिएट और स्पॉन्सर ग्रुप दोनों का डेफिनेशन लगभग सेम ही है ना। ओए, स्पॉन्सर ग्रुप में कौन है, अगर आपने स्पॉन्सर ग्रुप की डेफिनेशन देखी तो एसोसिएट्स ही है ना। तो स्पॉन्सर या फिर उसके एसोसिएट को कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें, रियल एस्टेट में, या फिर रियल एस्टेट के फंड मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये ध्यान में रखो। तो या तो मैंने आपको कल ही बताया था कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का काम किसको सूट करता है, बेसिकली जो ऑलरेडी कहाँ पे है, रियल एस्टेट सेक्टर में, या फिर उन लोगों को जो रियल एस्टेट सेक्टर में नहीं है बट रियल एस्टेट सेक्टर के फंड्स को वो मैनेज कर रहे हैं, तो ऐसे लोग भी करते हैं, बट मोस्टली जो हार्डकोर रियल एस्टेट में उनके लिए फायदेमंद होता है। However, where the sponsor is a developer, at least 2 projects of the sponsor have been completed. अच्छा, अगर स्पॉन्सर क्या है, अगर स्पॉन्सर को यहाँ पे एक छूट है, अगर स्पॉन्सर इज अ हार्ड कोर डेवलपर, जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को क्या करता है, डेवलप करता है, तो उसके लिए 5 साल का क्राइटेरिया नहीं, उसके बस 2 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है। सो आपको अगर नॉर्मली 5 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आपको क्या है 5 साल का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट सेक्टर में आपने काम किया है, आप रियल एस्टेट कंपनी के डायरेक्टर थे, तो आपने डायरेक्टली बिजनेस परस्यू नहीं किया, बट आप डायरेक्टर थे रियल एस्टेट कंपनी का, तो भी आप बोल सकते हो कि हाँ भाई 5 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन आप हार्डकोर डेवलपर हो, आप रियल एस्टेट कंपनी हो, तो आपने अगर 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज अपना आज का डिस्कशन अपन यहीं पे कंप्लीट करेंगे। सो बच्चों, विल मीट टुमारो, और कल का डिस्कशन अपन कंटिन्यू रखेंगे। आई थिंक 2-3 दिन 3 या 4 लेक्चर में ये चैप्टर अपना कंप्लीट होगा। आज अपना फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ, कौन सा, डेफिनेशंस और बेसिक्स हो गया अपना। कल के फेज में अपन चले जाएंगे फंड रेजिंग में, कल और परसों का फेज होगा अपना फंड रेजिंग का। फिर 3 लेक्चर अपने को लगेंगे, किसके, 3 या 2 लेक्चर अपने को लगेंगे अपने इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शंस के। चलिए, प्लीज अपना ध्यान रखिएगा सब लोग। थैंक यू सो मच।